वो एक यंग प्रोडिजी था जिसकी लाइफ परफेक्ट लगती थी। ब्राइट फ्यूचर और प्यारी गर्लफ्रेंड सब कुछ था, लेकिन अचानक सब बदल गया। उसे पार्टी से निकाल दिया गया और उसे फिर से जीरो से शुरू करना पड़ा। फिर उसने कुछ ऐसे आउटसाइडर को साथ लिया जिन्हें कोई नहीं जानता था, और उन्हें लीड करके दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रिपोलिस क्लास पार्टी बनाने की ठानी। कहानी की शुरुआत निक की लाइफ से उलट जाने से होती है। उसे मास्टर ऑफ वॉर नाव की अपनी पार्टी से अर्गस निकाल देता है। अर्गस को वो फादर फिगर मानता था। उसी दिन उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़ देती है और उसे धोखा दे देती है। निक बारिश में एक फाउंटेन के पास बैठा रहता है और वो पूरी तरह भीग चुका होता है और इतना टूट चुका होता है कि उसे आसपास की कोई चीजें दिखती भी नहीं। उसे अर्गस के साथ हुई लड़ाई याद आती है। वो गरोसो नाम के आदमी को माफ करने से मना कर देता है, जो उनकी मेहनत की सारी कमाई लेकर किसी रैंडम लड़की को इम्प्रेस करने के लिए भाग गया था। अर्गस उल्टा उसी को सेल्फिश कह देता है और कहता है कि वो एडवेंचर बनने के लायक नहीं है। वो उसे याद दिलाता है कि बचपन में उसने ही उसे अपने पास रखा था। फिर उसे कह देता है कि वो कहीं और जाकर अपनी जगह ढूंढ ले। जब वो लगभग टूटने वाला होता है तभी एक नीले बालों वाली लड़की छाता लेकर उसके सामने आती है। वो उसे एक स्ट्रीट डॉग जैसा बताती है और कैजुअली उसे अपने आइडल कॉन्सर्ट का टिकट दे देती है। निक उसे देखता है और सोचता है कि वो किसी आइडल जैसी नहीं लगती। वो पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। लड़की बताती है कि वो अभी शुरू कर रही है और लोगों को चेयर अप करना उसके काम का हिस्सा है। वो उसे अपना अम्ब्रेला देती है और जल्दी से चली जाती है। जाते जाते वो कहती है कि उसे उसके कॉन्सर्ट में आना चाहिए। निक पहले तो जाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी अगीत नाम की उस लड़की का शो देखने चला जाता है। धीरे धीरे वो एक हार्डकोर आइडल फैन बन जाता है। वो अपने सारे सेविंग्स उसके मर्चेंडाइज पर खर्च करने लगता है और वो अपने इस ऑनेस्ट ओटाकू लाइफस्टाइल को चलाने के लिए ज्यादा कमाना चाहता है। इसलिए वो एडवेंचर्स गिल्ड पहुंचता है और नई टीम बनाने के लिए रोकीज ढूंढने लगता है। वहां उसे एक आदमी दिखता है और वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है वो आदमी अनजान बनने लगता है। निक किसी से भी बात नहीं कर पाता। समय बर्बाद करने के बाद वो एक टाउन में चला जाता है। वो मेन्यू में सबसे सस्ती चीज ऑर्डर करता है, बस पेट भरने के लिए। वो आसपास देखता है, वो सबको हंसता हुआ देखता है। वो सोचता है कि क्या वो कभी फिर से ऐसे हंस पाएगा। तभी तीन एडवेंचर्स अंदर आते हैं और उसी की टेबल पर बैठ जाते हैं। पहले उसे लगता है कि वो एक पार्टी है, लेकिन जब कोई बात नहीं करता तो उसे समझ में आता है कि वो भी अकेले हैं। ठीक उसी तरह उनमें से एक स्ट्रॉन्ग एलिजेंट दिखने वाली मैजिक यूजर होती है। उसके क्रिस्टल स्टाफ और चमकदार कपड़ों से निक समझ जाता है कि वो किसी नोबल फैमिली से होगी। फिर उसकी नजर एक ड्रंकन क्लर्क पर जाती है, जो ऐसा लगता है जैसे किसी चर्च से निकाल दिया गया हो। तीसरी एक ड्रैगनॉइड लड़की होती है। निक उसे फ्रेंडली स्माइल देने की कोशिश करता है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई चेंज नहीं आता। उसी समय उसके ड्रिंक्स आते हैं। निक अंदर से उदास हो जाता है। वो सोचता है कि जिससे भी वो दोस्ती करेगा वो उसे धोखा ही देगा। उसे समझ में नहीं आता कि वो फिर कभी किसी पर ट्रस्ट कर पाएगा या नहीं। वो एक ही बार में अपना ड्रिंक खत्म कर देता है और मग जोर से टेबल पर रख देता है। उसी पल बाकी तीनों भी वही करते हैं। वो एक साथ बोलते हैं कि वो कभी किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। सब एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं। उनमें से एक रिच मेज लड़की जिसका नाम ताइना है अपनी कहानी बताना शुरू करती है। एक दिन उसने लाइटनिंग स्पेल किया था। इस दुनिया में लाइटनिंग स्पेल का मतलब होता है वाटर और विंड मैजिक को साथ मिलाना। उसके स्कूल मास्टर ने उसकी तारीफ की थी, बहुत खुश भी हो गई थी और अपने फियांसे एलेक्स को अपनी प्रोग्रेस बताने के लिए जल्दी से उसके पास भागी थी। वो वहां पहुंचती है और देखती है कि उसका फियांसे एक रैंडम लड़की लियोन के साथ बैठा है। वो उसके पास जाकर बैठ जाती है। वो इतनी स्माइल और भरोसा करने वाली होती है कि उसे समझ में नहीं आता कि उसका दिमाग उसे चीट कर रहा है। वो खुशी खुशी बताने लगती है कि उसके टीचर को उसकी लाइटनिंग मैजिक कितनी पसंद आई। तभी उसकी नजर पास बैठी लड़की पर जाती है और वो पूछती है कि ये कौन है। अचानक उसका फियांसे उस पर ही इल्जाम लगाने लगता है। वो कहता है कि वो स्कूल में लियोन को बुली करती थी। फिर वो कहने लगता है कि वो हमेशा अपनी मैजिक की शेक ही मारती रहती है। वो गुस्से में कहता है कि उसे हमेशा उसके सामने छोटा महसूस होता है। उसी समय वो एंगेजमेंट तोड़ देता है। वहीं पर लियोन से शादी करने का फैसला करता है। टियाना के सामने ही वो उसे छोड़ देता है। स्कूल खत्म होने के बाद टियाना जॉब ढूंढने लगती है, लेकिन हर जगह लोग उसे मना कर देते हैं। लोग कहते हैं कि वो नोबल फैमिली की लड़की है और असली काम के लिए बहुत सॉफ्ट है। हर जगह से रिजेक्ट होने के बाद वो एक रेस ट्रैक पर पहुंच जाती है। वहां वो कुछ बेट्स जीत लेती है और अचानक काफी पैसे जमा कर लेती है। वो जल्दी ही उस चीज की आदी हो जाती है, लेकिन ज्यादा समय नहीं गुजरता और वो सब कुछ हार जाती है। उसके पास रेंट देने के भी पैसे नहीं बचते। फिर वो एडवेंचरिंग के लिए पार्टनर ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन जो भी उसे देखता उसे सब तो ठंडे चेहरे से डर जाता। वो स्माइल करने की भी कोशिश करती, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। आखिर में बिना किसी ऑप्शन के वो उसी टारवन में पहुंच जाती है जहां निक बैठा होता है। निक फिर क्लेरिक से उसकी पहचान पूछता है। उसका नाम जैन होता है। जैन बताता है कि वो एक छोटे से सिटी में क्लेरिक था। मेरल नाम की एक छोटी लड़की उसे हर्ब्स इकट्ठा करने
ढूंढने में मदद करती थी और बदले में थोड़ा पैसा लेती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन वो लड़की उससे प्यार करने लगी। उसने उसका हाथ पकड़ा, उससे शादी करने को कहा। जेन ने मना कर दिया क्योंकि वो चर्च से जुड़ा हुआ था और शादी नहीं कर सकता था। जैसे ही उसने उस अंडर एज शादी के प्रपोजल को ठुकराया, लड़की रोने लगी और उसे बुरा कहकर भाग गई। कुछ दिन बाद जब जेन को हाई क्लिनिक बनने वाला था, गार्ड्स अचानक उसे पकड़ने आ गए। मिरल भी उनके पीछे खड़ी थी और वो उसे देख रही थी जैसे उसके साथ कुछ बुरा हुआ हो। जेन उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। लड़की उस पर बड़े आरोप लगा देती है, उसे कुछ समझने का मौका भी नहीं मिलता और उसे जेल में डाल दिया जाता है। वो 3 महीने तक जेल में रहता है। जब वो बाहर आता है तो उसे सिटी से निकाल दिया जाता है। लोग उसे प्रिवेट कहने लगते हैं। सिटी से निकल जाने के बाद वो एक इन में रहने लगता है। वहाँ एक लेडी की मदद करता है, उसके बैक पेन को ठीक करता है। बदले में वो लेडी उसे सलाह देती है कि वो लेवरेट सिटी जाकर एडवेंचर बन जाए। जेन बताता है कि इस तरह वो आगे बढ़ा और अब इस ट्रेवन में बैठा है। उन दोनों की बातें सुनकर निक कहता है कि उसे उनकी बातों पर भरोसा नहीं। वो पूछता है कि क्या वो भी ऐसे ही सोचते हैं, लेकिन जेन कहता है कि वो डीमन किंग को हराने वाला है। फिर निक ड्रैगनोइड लड़के से उसकी कहानी पूछता है। उसका नाम कैरेन है। वो गुस्से में बताती है कि उसकी कोई बहुत जरूरी चीज उससे छीन ली गई और वो भी उस इंसान है जो उसके काफी करीब। इसके बाद निक अपनी कहानी बताता है। वो कहता है कि क्लाउड नाम की लड़की ने उसे छोड़ दिया था। बाद में उसे पता चला कि वो उसे सिर्फ इस्तेमाल कर रही थी। अचानक निक की आंखें खुलती हैं। वो खुद को उल्टा लटका हुआ पाता है और उसका चेहरा जमीन में लगा होता है। धीरे धीरे निक को समझ में आता है कि चारों लोग एक रूम में सो गए थे। वो तुरंत उठता है और सबको जगा देता है। वो उन्हें बाहर जाने को कहता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वो जगह उसकी नहीं है, वो तियाना का कमरा है। तियाना आराम से उसे बताती है कि यहाँ से तो उसे ही जाना चाहिए। थोड़ी देर बाद वो चारों बैठकर सोचते हैं कि क्या ये सब सही है। क्या वो सच में इतना पैसा कमा पाएंगे कि ठीक से जी सके। हर किसी के पास कोई ना कोई वजह होती है जो उसे आगे बढ़ाती है। किसी को आइडल पसंद है, किसी को खाना, किसी को गैम्बलिंग और किसी को औरतें। निक कहता है कि उसके लिए वो चीजें मायने रखती हैं जो उसकी लाइफ को मीनिंग देती हैं। तभी वो एक आइडिया देता है कि क्यों ना वो चारों मिलकर अपनी खुद की पार्टी बना ले। अगली सुबह चारों गिल्ड पहुंचते हैं। वो एक यंग रिसेप्शनिस्ट को घूरते रहते हैं जिससे वो डर कर रोने लगती है। तभी एक बुजुर्ग गिल्ड लेडी वहां आती है और उन्हें डांटती है। वो निक को पहचान लेती है क्योंकि वो पहले मास्टर ऑफ वॉर में था। वो उनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म को चेक करती है। वो कैरन की तरफ इशारा करके कहती है कि वो फेमस लड़की है जो अकेले सी रैंक डंजन से जिंदा लौट आई थी। वो कहती है कि जिंदा रहना ही एडवेंचर्स के लिए सबसे जरूरी बात है। फिर वो उनसे उनकी पार्टी का नाम पूछती है। निक गर्व से कहता है कि उनकी पार्टी का नाम सर्वाइवर होगा। वो मुस्कुराकर बताता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हर हाल में जिंदा वापस आएंगे। बाकी तीनों भी इस नाम को पसंद करते हैं और अपनी नई पार्टी का नाम जोर से बोलते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद निक 3 रूल्स बनाता है। पहला, कोई भी दूसरे के शौक में दखल नहीं देगा। दूसरा, पैसे का हिसाब हमेशा साफ रहेगा। तीसरा, चाहे जो हो जाए सबको जिंदा वापस आना है। निक कहता है कि पैसे की जिम्मेदारी किसी एक के पास नहीं होगी बल्कि सब मिलकर संभाले। जब वो तरीका समझ जाता है तो वो मजाक करने लगता है कि निक तो सेव भी नहीं खोल पाएगा। तभी जेन उससे पूछता है कि वो पैसे को लेकर इतना सीरियस क्यों है। निक अपने पास्ट का थोड़ा हिस्सा बताता है ताकि वजह साफ हो सके। जेन कहता है कि निक चाहता है कि वो एक दूसरे पर भरोसा भी करे और शक भी रखे। कैरन को ये बात थोड़ी इरिटेटिंग लगती है। फिर भी चारों मानते हैं कि वो फिर से किसी पर भरोसा करना चाहते हैं, लेकिन अभी के लिए थोड़ा केयरफुल रहना ही बेहतर। इसके बाद स्टिकी एक्वाडक्ट नाम के लेबनेट की तरफ चले जाते हैं। ये उन लेबनेट में से एक है जहाँ वो जी रैंक पर रहते हुए भी जा सकते हैं। निक आगे चलता है और समझ जाता है कि जब वो 2 डंजन क्लियर कर लेंगे तो उन्हें एफ रैंक मिल जाएगा। वो बताता है कि ये डंजन बिगिनर के लिए प्रैक्टिस की तरह होता है ताकि वो एडवेंचरिंग सीख सके। चलते चलते निक का पैर किसी चिपचिपी चीज पर पड़ जाता है, लेकिन वो ट्रैप नहीं होता। फिर वो उनकी पार्टी के पहले शिकार को दिखाता है। वो एक छोटा सा स्लाइम होता है जो घास खा रहा होता है और बिल्कुल हार्मलेस लगता है। सबको प्यारा लगता है, लेकिन निक समझ जाता है कि अगर ऐसे स्लाइम को खुला छोड़ दिया जाए तो वो बड़ा होकर खतरनाक बन सकता है और खेतों में जाकर गायों को नुकसान पहुंचा सकता है। निक उन्हें दिखाता है कि स्लाइम को कैसे हराया जाता है। वो आसानी से उसका कोर निकाल लेता है और सब हैरान रह जाते हैं। वो बताता है कि इन क्रिस्टल को जरूर इकट्ठा करना चाहिए क्योंकि बाद में इन्हें पैसे के लिए एक्सचेंज किया जा सकता है। ऊपर की तरफ जाते समय जैम तियाना से मजाक करता है और पूछता है कि क्या उसके लिए ये पार्टी बस एक गैम्बल है। तियाना को ये बात पसंद नहीं आती। वो निक से शिकायत करती है कि जैम उसके पर्सनल मैटर में दखल दे रहा है और रूल तोड़ रहा है। निक हल्का सा मुस्कुराता है और मन में सोचता है कि शायद ये पार्टी बनाना सही फैसला था। थोड़ी देर बाद जैम एक स्लाइम को मारने की कोशिश करता है। वो मानता है कि किसी जीव की जान लेना उसे अजीब लगता है। बाकी लोग उसे समझाने लगते हैं। फिर वो सब इस बात पर सोचने लगते हैं
कि आखिर मॉन्स्टर्स इंसानों पर हमला क्यों करते हैं, लेकिन किसी के पास साफ जवाब नहीं होता। निक उन्हें अलर्ट रहने को कहता है। तियाना कहती है कि अब एक स्लाइम में बस इतना फर्क दिखा है कि वो पहले से तेज हो गए हैं। वो अपनी शीकी में घबराती है कि वो पहले कोर्स और गोबलिन्स को हरा चुकी है, लेकिन उसी समय उसका पैर फिसल जाता है। निक कैजुअली बताता है कि यहाँ के स्लाइम चिपचिपा लिक्विड फेंकते हैं और जमीन केले के छिलके जितनी स्लिपरी हो जाती है। तियाना अपनी गलती से शर्मिंदा हो जाती है। गुस्से में वो डांस नाम का स्पेल चला देती है, लेकिन निशाना चूक जाता है और स्पेल कैरन की तरफ चला जाता है। कैरन मुश्किल से अपनी तलवार से उसे रोक पाती है। तियाना माफी मांगती है, लेकिन कैरन ठंडे अंदाज में कहती है कि उसे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अगली बार गलती में वार उसी पर भी हो सकता है। इस घटना से उनकी नई बनी बॉन्डिंग में दरार आ जाती है। दोनों लड़कियां एक दूसरे से बचने लगती हैं। कुछ समय बाद डंजन की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचते निक फिर से सबको अलर्ट रहने को कहता है। तभी सैम एक बहुत बड़ा स्लाइम देखता है। निक बताता है कि यही इस डंजन का बॉस है। ये सुनते ही तियाना आगे आ जाती है और कहती है कि वो उसे अकेले हरा देगी, लेकिन उसकी जल्दबाजी से पूरा हाल बिगड़ जाता है। बाद में वो नदी किनारे अब कपड़े धोते नजर आते हैं। निक समझ जाता है कि बड़े स्लाइम पर जब स्ट्रॉन्ग मैजिक इस्तेमाल होता है तो वो चारों तरफ स्लाइम उछाल देता है। फिर वो जेम से कहता है कि उसकी जगह पीछे रहकर सपोर्ट देने की है और उसे दूसरों पर भरोसा करना चाहिए कि वो उसे प्रोटेक्ट करेंगे। निक अपना आर्मर उतारता है और अपनी ताकत और कमजोरियां साफ साफ बता देता है। वो ये भी मानता है कि उसे मैजिक के बारे में कुछ नहीं आता। जब बाकी लोग पूछते हैं कि वो इतना सब क्यों बता रहा है, तो वो कहता है कि अगर वो एक दूसरे को अच्छे से समझेंगे तो शायद ट्रस्ट बनना आसान होगा। वो छोटा सा पेप टॉक देता है ताकि सबका हौसला बना रहे। ये सुनकर सैम भी खुलकर अपनी ताकत और कमजोरियां बताता है। टियाना धीरे से कैरन के सामने आकर झुक जाती है और माफी मांगती है। फिर वो अपने बारे में बताती है कि वो किस चीज में अच्छी है और कहाँ कमजोर है। ये देखकर कैरन का मन थोड़ा पिघलता है। थोड़ी दूर बैठकर फिर से ठंडी और चुप सी हो जाती है। तभी कैरन अचानक छींकती है और उसके मुंह से एक छोटा सा अंगारा निकलकर टियाना के पास गिरता है, जिससे छोटी सी आग जल जाती है और उसे गर्मी मिलती है। ऊपर से वो ऐसे दिखाती है जैसे उसे जलाने की कोशिश की हो, लेकिन सच में वो उसे ठंड से बचा रही थी। इसी छोटे से पल के बाद दोनों के बीच की दूरी कम होने लगती है। इसके बाद चारों लोग गोब्लिन फॉरेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में निक समझ जाता है कि गोब्लिन आमतौर पर कमजोर होते हैं, बस ध्यान रखना पड़ता है कि कोई उनके झुंड से घिर ना जाए। तभी अचानक एक गोब्लिन झाड़ी से निकलकर जैम पर हमला करता है, लेकिन जैम किसी तरह वार को रोक लेता है। निक तुरंत आगे बढ़कर उस गॉब्लिन को खत्म कर देता है। आगे बढ़ते हुए उन्हें गॉब्लिन का बड़ा झुंड मिलता है। उनमें से ज्यादातर खुद ही संभाल लेता है। उसी समय टियाना अपनी डेडिकेशन स्किल इस्तेमाल करती है। उसे महसूस होता है कि एक नया गॉब्लिन के अंदर बहुत ज्यादा मैजिक है जो किसी आम गॉब्लिन में नहीं होता। निक समझ जाता है कि वो शायद ऑगर है, जो हॉब गॉब्लिन का इवॉल्व रूप होता है। कुछ पल के लिए सब पीछे हटने के बारे में सोचते हैं, लेकिन फिर तय करते हैं कि अगर वो अभी नहीं लड़े तो ये ऑगर और गोब्लिन आगे चलकर लोगों के लिए खतरा बन सकते हैं। साथ ही इनाम भी अच्छा मिलेगा। वो एक प्लान बनाते हैं जिसमें ज्यादा जिम्मेदारी निक और कैरन पर होती है, क्योंकि इस इवॉल्व ऑगर पर मैजिक ठीक से काम नहीं करता। रास्ते में कैरन और टियाना फिर से ट्रस्ट की बात छेड़ देती हैं, लेकिन इस बार वो तय करती हैं कि एक दूसरे पर फिर से भरोसा करने की कोशिश करेंगी। अचानक कैरन को पास में किसी ताकतवर मॉन्स्टर का एहसास होता है और वो तेजी से उसकी तरफ दौड़ पड़ती हैं। बाकी तीनों उसके पीछे जाते हैं। जेम सुख की ताकत बढ़ाने के लिए मैजिक बफ देता है और टियाना अपने स्पेल से रास्ता साफ करती है। लड़ाई शुरू होते ही वो ऑगर, जो बोल भी सकता है, अपने गोब्लिन साथियों को हमला करने का आदेश देता है। कैरन के पैर थोड़े कांपते हैं क्योंकि उसे टियाना पर फिर से भरोसा करना है। टियाना भी अंदर से वही महसूस करती है। आखिर दोनों एक दूसरे पर भरोसा करती हैं। टियाना अपना स्पेल चलाती है जो बिना कैरन को नुकसान पहुंचाए उसके पार निकल जाता है और सामने के सारे गोब्लिन साफ कर देता है। इसके बाद तुरंत कैरन अपनी आग से जलती तलवार लेकर आगे बढ़ती है और एक जोरदार वार करती है जो आग के ड्रैगन जैसा दिखता है। उसी वार से बड़ा ऑगर जमीन पे गिर जाता है। लड़ाई खत्म होने के बाद निक गोब्लिन के सींग इकट्ठा करने लगता है ताकि बाद में सबूत के तौर पर पैसे मिल सके। वो बाकी लोगों से भी मदद करने को कहता है। कैरन जब एक सींग अपने बैग में रखती है तो उसे अंदर से एक पेंडेंट मिलता है। उसे देखते ही कुछ पुरानी यादें आने लगती हैं और वो चुपचाप उदास हो जाती है। उधर निक को पास में एक और ऑकर दिखता है जो शायद बीच में इवॉल्व हो रहा होता है। वो उसे लड़ता है, लेकिन इस बार उसे थोड़ी मुश्किल होती है। जैसे ही वो सींग निकालता है उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। वो सींग उसके हाथ से छूटकर सीधे कैरन के पेंडेंट पे गिरता है और उसमें दरार आ जाती है। तभी कैरन को एक पुरानी घटना याद आती है। वो खुद को एक डरावनी डेंजन के फर्श पर पड़ी देखती है। उसका शरीर हिल नहीं रहा होता और उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। तभी एक बहुत बड़ा कीड़ा उसके चेहरे पर चढ़ जाता है और वो घबरा कर जाग जाती है। वो अपना वही पेंडेंट निकाल कर देखती है और समझने की कोशिश करती है कि ये सिर्फ सपना नहीं था। पुराने समय में जब वो अपनी पिछली पार्टी के साथ थी, वो मार्केट में घूम रही थी। एक चालाक व्यापारी देख लेता है और उसे एक पेंडेंट पसंद आया है। वो उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। जब कैरन वहां से चलने लगती है तो वो आद में चिल्लाकर कहता है कि ड्रैगनोइन जैसे मॉन्स्टर को संभल कर रहना चाहिए।
क्योंकि उसने उसके सामान को गंदे हाथों से खराब कर दिया है। वो उसे धमकी देता है, अगर पैसे नहीं दिए तो वो नाइट को बुला देगा। कैरन घबरा जाती है। तभी एक सुनहरे बालों वाला आदमी जिसका नाम कैलियोस है वहां आता है। वो कैरन से कहता है कि शॉपिंग करते समय उसे दूर ना जाया करे। वो व्यापारी उससे शिकायत करता है कि कैरन ने उसका सामान खराब कर दिया है। कैलियोस सीधा उसके हाथ में पेंडेंट ले लेता है और कैरन से कहता है कि वो उसे फिर से खरोचे। ये देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। वो खुलकर शर्त लगाता है कि अगर कैरन सच में दोषी निकली तो वो दुगना पैसा देगा। फिर वो कैरन से पेंडेंट को आलू की तरह छीलने को कहता है। जैसे ही वो ऐसा करती है, पता चलता है कि पेंडेंट के ऊपर नकली परत चढ़ी हुई थी और व्यापारी लोगों को धोखा दे रहा था। उसकी चाल वहीं सबके सामने खुल जाती है। कैलियोस बिना ज्यादा बातें बनाए अपनी जेब से वही असली पेंडेंट निकालता है जो कैरन को पसंद आया था। वो पहले अपने पैसा वापस लेता है, फिर वो पेंडेंट उसे दे देता है और बड़े आराम से वहां से चला जाता है। उस दिन कैरन को लगता है कि उसने सही इंसान को चुना है। ड्रैगनोइन एक गर्व करने वाली डेमी ह्यूमन रेस मानी जाती है। लोग कहते हैं कि उनका मकसद ही हीरो की मदद करना और दुनिया को बचाना होता है। इसी सोच के साथ कैरन हर दिन कैलियोस की पार्टी का साथ देती थी। अगले दिन वो अपने परिवार का ड्रैगन जेम साफ कर रही होती है। तभी कैलियोस उसे आवाज देता है और कहता है कि चलने का समय हो गया। वो उसे कहता है कि अपना सामान यहीं छोड़ दे क्योंकि कोई उनकी चीज चुराने की हिम्मत नहीं करेगा। कैरन पूरे भरोसे के साथ उसके पीछे चली जाती है। मिशन के दौरान बाकी लोग उसकी ताकत की तारीफ करते हैं, लेकिन उसे सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब कैलियोस उसकी तारीफ करता है। लड़ाई के बाद वो छोटे मोटे काम में मदद करने की बात करती है, लेकिन कैलियोस उसे कहता है कि अपनी ताकत बचा कर रखे और पार्टी पर भरोसा करे। जब वो डंजन की बॉस पोर्ट स्नेक के पास पहुंचते हैं, तो कैलियोस उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसके साथ। कैरन बिना डरे आगे बढ़ती है और जोर से उस बर्तन जैसे ढांचे से टकराती है। अंदर का बड़ा सांप गुस्से में आकर पूरा ध्यान उसी पर लगा देता है और बाकी पार्टी भी कूद पड़ती है। कैरन देखती है कि वो सांप अजीब तरह से चमक रहा है। वो बार बार कैलियोस से पूछती है, लेकिन वो बस कहता रहता है कि भरोसा रखो और उसका ध्यान बनाए रखो। अचानक सांप उसे लपेट लेता है और जहरीली सांस छोड़ता है। उसका शरीर सुन्न हो जाता है। वो जमीन पे गिर जाती है और सांस लेने के लिए तड़पती है। उसी हालत में वो देखती है कि कैलियोस और उसकी पार्टी आराम से लूट इकट्ठा कर रहे हैं। वो आपस में बात करते हैं कि उनकी ड्रैगन लड़की सही बैट साबित हुई। उसके बाद वो बिना पीछे देखे वहां से चले जाते हैं। कैरन की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। कुछ समय बाद वो किसी तरह सहारे से वापस लौटती है। उसके अंदर गुस्सा भरा होता है। वो अपने पिता का दिया हुआ ड्रैगन जेम वापस पाना चाहती है, जो उसकी सबसे कीमती चीज थी और सालों में उसका साथ मजबूत हुआ था। बहुत कोशिश के बाद वो एक इन के बाहर गिर जाती है। वहां का मालिक उसे बताता है कि कैलियोस और उसकी पार्टी ने सबको कहा कि वो मर गई और फिर वो गायब हो गए। जब वो अपने सामान के बारे में पूछती है तो उसे बताया जाता है कि कैलियोस ने कहा था कि वो सब चीजें उसके परिवार तक पहुंचा देगा। उसे याद आता है जब वही आदमी उसे भरोसा करने को कह रहा था। वो उसके दिए गिफ्ट को फेंकने की सोचती है, लेकिन दर्द और धोखे का एहसास इतना ज्यादा होता है कि उसके पैर जवाब दे देते हैं। इसके बाद वो काफी समय तक अकेली भटकती रहती है। एक दिन जब वो भूखी होती है तब वो देखती है कि एक एडवेंचर टर्वन का दरवाजा जोर से खोलकर अंदर जाता है। लोग उसे फिश कहते हैं, जो फेमस सोल ईटर है। वो चुपचाप उसे खाना खाते हुए देखती है। वो जिस खुशी से खाना खा रहा होता है वो देखकर उसके मन में कुछ बदलता है। वो भी वही खाना ऑर्डर करती है। कि बाद में उसे पता चलता है कि वही आदमी दिन में अकेले मॉन्स्टर हंट करता है और रात में अच्छे खाने का शौकीन है। कैरन रोज उसे दूर से फॉलो करने लगती है। फिर समझ जाता है, लेकिन वो सीधे कुछ नहीं कहता, बस इशारों में उसे बताता है कि क्या खरीदना सही रहेगा। एक दिन टेरवेन में एक शराबी उसकी तलवार छूने की कोशिश करता है तो कैरन उसे बचा लेती है। वो उसे साधारण सा धन्यवाद देता है, लेकिन कैरन दिल से शुक्रिया महसूस करती है क्योंकि उसी ने उसे फिर से अच्छा खाना खाने का मजा सिखाया और उसके अंदर से खालीपन को थोड़ा बाहर कर दिया। लेकिन अच्छा खाना पैसे मांगता है और उसके पास पैसे नहीं थे। आखिरकार इसी हालात में वो गिल्ड पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात निक और बाकी लोगों से होती है। वर्तमान में निक हर जगह कैरन जैसे पेंडेंट ढूंढने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि सबसे डराने वाली बात यह है कि कैरन उस पर गुस्सा भी नहीं हुई। तभी पीछे से अगेट की आवाज आती है। वो उसे देखकर खुश होती है और कहती है कि वो पहले जैसा बिल्कुल भी बिगड़ नहीं लग रहा। बाद में निक अगेट के साथ एक फव्वारे के पास बैठकर बात करता है। अगेट सीधा कह देती है कि सिर्फ नया पेंडेंट देकर माफी की उम्मीद करना थोड़ा सेल्फिश है। फिर वो ये भी जोड़ती है कि कोई बात नहीं, क्योंकि उसकी अपनी सेल्फिश सोच थी, इसी वजह से वो निक से मिली। वो निक से कहती है कि शायद उसे खुद ही कैरन के लिए एक गिफ्ट बन जाना चाहिए। ये सुनकर निक के दिमाग में थोड़ा अजीब सा ख्याल आ जाता है। कुछ समय बाद वो कैरन को मार्केट में देखता है। वो गरम गरम स्वीट बॉल्स खा रही होती है और काफी खुशी लग रही होती है। वो निक को भी टेस्ट करने के लिए कहती है। फिर वो उसे बहुत ज्यादा स्पाइसी डम्पलिंग खिला देती है, जिनके ऊपर हिलते हुए कीड़े जैसे टॉपिंग लगे हुए थे। निक जैसे तैसे खाता है और उसकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन उसे अच्छा लगता है कि कैरन फिर से मुस्कुरा रही है।
उसके बाद निक उससे पूछता है कि क्या वो पेंडेंट सच में उसके लिए इतना खास था। कैरन कहती है कि वो ज्यादा चिंता ना करे। वो बताती है कि अब जब वो चीज चली गई है तो उसे अजीब तरह से हल्का और ज्यादा खुश महसूस हो रहा है। बाद में गिल्ड में जब वो चारों बैठे होते हैं तब एक कैट गर्ल आती है और उन्हें पीछे बुलाती है। वहाँ एक बूढ़ी औरत उन्हें एक क्वेस्ट देती है। काम होता है लेविथन ऑफ बॉन्ड्स में जाकर एक लेजेंडरी आर्टिफैक्ट ढूंढना है। बूढ़ी औरत बताती है कि उन्हें किजुना ब्लेड नाम की तलवार ढूंढनी है जो अंदर कहीं छुपी हुई है। वो ये भी कहती है कि हर कोशिश पर उन्हें पैसे मिलेंगे चाहे वो फेल हो ही क्यों न जाए। इतने आसान लगने वाले काम के लिए हजारों देने की बात सुनकर निक को शक होता है। वो जोर से देकर कहता है कि जो भी जानकारी है साफ साफ लिखित में दी जाए ताकि बाद में कोई चाल न चले। बात तय होने के बाद वो डेंजन में उतर जाते हैं, तलवार ढूंढने लगते हैं। फिर भी निक के दिमाग में बार बार कैरन की पेंडेंट घूमता रहता है। जैम को लेबनिथ का डिजाइन देखकर हैरानी होती है। वो कहता है कि ये जगह काफी एडवांस लगती है। निक सबसे कहता है कि बातों में समय खराब ना करे और हिडन रास्तों पर ध्यान दे। इसी बीच कहीं से एक रहस्यमय आवाज उन्हें देख रही होती है, जैसे किसी कैमरा से उनकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही हो। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए वो उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहाँ उनका मैप खत्म हो जाता है। वहाँ रास्ता बंद दिखता है, लेकिन निक नोटिस करता है कि वहाँ लगी लाइट हरी नहीं बल्कि लाल होनी चाहिए। वो तुरंत आगे बढ़ता है। वो कहता है कि उसे हर चीज पूरी तरह चेक करना पसंद है। शायद उसे हिडन कैमरे में छुपे पैसों की स्मेल भी आ रही होती है। अचानक एक दरवाजा खुलता है और वो अंदर जाते हैं। वहाँ एक बड़ा अंधेरा कमरा होता है जिसमें कई टैंक जैसे ढांचे लगे होते हैं। टियाना पूछती है क्या उन्हें सच में पूरी जगह तलाशनी होगी। निक सीधे उस जगह की ओर बढ़ता है जहाँ एक पेडिस्टल पर रोशनी चमक रही होती है। टियाना अपनी मैजिक साइट से चेक करती है कि कोई ट्रैप तो नहीं। जगह साफ नजर आती है। जैसे ही वो पास पहुंचते हैं अचानक सारी लाइटें जल उठती हैं और एक आवाज गूंजती है। आवाज उन्हें बधाई देती है और उनकी बहादुरी की तारीफ करती है। तलवार से आती बूढ़े आदमी जैसी आवाज लगातार कुछ कहती रहती है। निक उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और सामने रखी टूटी हुई तलवार को ध्यान से देखता है। टियाना को लगता है कि क्या कोई मैजिक सोर्ड हो सकती है, लेकिन निक उसे बेकार कबाड़ जैसा कह देता है। ये सुनकर तलवार नाराज हो जाती है। निक उससे कहता है कि सीधे बताए कि सॉर्ड ऑफ बॉन्ड्स कहाँ है। सब चौंक जाते हैं जब तलवार कहती है कि वही किजुना ब्लेड है जिसे वो ढूंढ रहे हैं। निक दिखावे के लिए कहता है कि वो उसकी उम्र का सम्मान करता है इसलिए उसे नहीं फेंकेगा। तलवार सोचने लगती है कि कोई उसे इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा। जब उसे पता चलता है कि वो शॉर्ट स्वॉर्ड यूज नहीं करते तो वो घबरा जाती है। निक कैजुअली कह देता है कि वो उसे बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा लेंगे। तलवार रोने लगती है। वो कहती है कि उसे फिर से छोड़ दिया जाएगा जैसे पहले गिल्ड वालों ने किया था। वो बताते कि गिल्ड ने उसे प्रोटोटाइप की जोनों के रूप में बनाया था, फिर उसे लेब्रिथिन में सील कर दिया गया ताकि कोई उसे ना ले जाए। वो तब से किसी वर्थी इंसान का इंतजार कर रही है। निक कहता है कि वो उसकी बात समझता है लेकिन वो पैसों को भी समझता है। किजुना उसे गुहार लगाती है कि वो उसकी ताकत का सही इस्तेमाल करे। तभी पास की एक मशीन अजीब आवाज करने लगती है। अचानक जोरदार धमाका सुनाई देता है। किजुना आराम से बताती है कि गार्डियंस अब उनकी तरफ आ रहे हैं। अचानक कहीं से एक बहुत ही बड़ा गूप मॉन्स्टर अंदर घुस आता है और सबको जान बचाकर भागने पर मजबूर कर देता है। टियाना बिना टाइम गवाए अपने आइस मैजिक से तेज आइस लेस उसके डरावने चेहरे पर दाग देती है, जबकि कैरन सीधा उस पर टूट पड़ती है। लेकिन किजुना तुरंत समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। निक वार्निंग देने ही वाला होता है कि तभी मॉन्स्टर उन आइसलेस को रिफ्लेक्ट करके सीधा कैरन की तरफ लौटा देता है। वार इतना तेज होता है कि कैरन जमीन पे गिर पड़ती है। निक तुरंत आगे बढ़कर मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है और बाकी सबको चिल्लाकर कहता है कि वो लोग भाग जाएं। वो उसे रोक कर रखेगा लेकिन जल्दी से समझ में आ जाता है कि उसके सारे अटैक्स बेकार जा रहे हैं। किजुना बताता है कि गार्डियंस नैनो मशीन से बना है इसलिए नॉर्मल अटैक उस पर असर नहीं कर रहा है। वो निक से अपनी पावर इस्तेमाल करने की गुहार लगाता है क्योंकि यही उनका आखिरी मौका है। मजबूरी में निक किजुना को एक्टिवेट करता है। उसकी ग्लोइंग लाइट ब्लेड पहले से बड़ी और तेज हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ बाकी लोग एग्जिट की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन डोर किसी भी तरह टूट नहीं रहा। निक एक पल के लिए सबकी तरफ देखता है। तभी किजुना उससे कहता है कि वो अपने मन में कैरन की इमेज लाए और यूनियन चैंट करे। निक वैसा ही करता है लेकिन अचानक ब्लेड की लाइट गायब हो जाती है। गुस्से में वो किजुना को झूठा कहता है और खुद ही मॉन्स्टर पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन गार्डियंस उसे जोरदार वार से उछालकर जमीन में बने एक गहरे होल में फेंक देता है जैसे कि गोल्फ बॉल को हिट करता है। ऊपर टियाना समझ जाती है कि डायरेक्ट अटैक काम नहीं कर रहे तो वो आइस मैजिक से मॉन्स्टर को फ्रीज करने की कोशिश करती है ताकि कैरन को निक को बचाने का मौका मिल सके। कैरन बिना सोचे उस पोल में कूद जाती है लेकिन मॉन्स्टर जल्दी आइस शेल तोड़ देता है और तियाना और जेम को उसे रोकने के लिए और स्पेल्स खर्च करने पड़ते हैं। नीचे मलबे के बीच निक को एहसास होता है कि उसकी रिब्स क्रैक हो चुकी हैं
दर्द और हालात देखकर वो एक पल के लिए हार मानने की सोचता है, लेकिन तभी कैरन की आवाज सुनाई देती है। वो उसे कहता है कि वो बाकी लोगों के साथ भाग जाए, लेकिन कैरन इस बात पर गुस्सा हो जाता है। उसके लिए भागना तब तक बेकार है जब तक सब साथ ना जाए। नेगेटिविटी रिपेंटेंट के लिए माफी मांगता है, भले ही कैरन पहले ही कह चुकी थी कि उसे फर्क नहीं पड़ता। तब कैरन बताते हैं कि वो पेंडेंट उसके पुराने पार्टी लीडर ने दिया था। वो उससे बहुत नाराज थी क्योंकि उसने उसे बिट्रे किया था। फिर भी वो उसे फेंक नहीं पाई क्योंकि कहीं ना कहीं उसे उम्मीद थी कि वो एक दिन वापस आएगा। लेकिन अब उसने फैसला कर लिया है कि वो अतीत को छोड़कर उन लोगों के साथ आगे बढ़ेगी जो अभी उसके साथ हैं। वो मुस्कुराते हुए कहती है कि शायद पेंडेंट का टूटना ही उसके लिए अच्छा था। उन दोनों के बीच का बॉन्ड मजबूत होते हुए देख किजुना निक से एक बार फिर पावर एक्टिवेट करने को कहता है। ऊपर सरफेस पर टियाना अपनी आखिरी ताकत लगा रही होती है। वो जेम से कहती है कि वो अपने स्पेल उस पर वेस्ट नहीं करे, बल्कि निक को बचाने पर ध्यान दे। जैसे ही हालात लगभग खत्म होने वाले होते तभी गार्जियंस के पीछे से एक तेज चमक उठती है। अगले ही पल निक और कैरन की फ्यूजन फॉर्म गार्जियंस को चकनाचूर कर देती है। किजुना समझ जाता है कि गार्जियंस का कोर उसके पूरी बॉडी में शिफ्ट होता है, इसलिए उसे सही जगह हिट करना लगभग नामुमकिन है। तभी निक अपनी सारी मैजिक एक ही जगह इकट्ठा करता है और एक जबरदस्त शॉर्ट स्ट्राइक से मॉन्स्टर की पूरी बॉडी को लाइट से भर देता है। इस बार वार सीधा कोर पे लगता है और गार्जियंस पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन उसी के साथ निक और कैरन की फ्यूजन भी टूट जाती है और दोनों थक कर गिर पड़ते हैं। बाद में गिल्ड में वो लोग सोर्ड को ओल्ड लेडी और कैट गर्ल को दिखाते हैं, लेकिन दोनों ज्यादा इम्प्रेस नहीं लगते। ओल्ड लेडी कहती है कि सोर्ड जितना सुनने में लेजेंडरी लगती थी उतनी खास नहीं दिखती, ज्यादा एक पुराना रेलिक लगता है। फिर भी वो वादा निभाते हुए अपनी पेमेंट देने को तैयार हो जाती हैं, जिससे निक काफी संतुष्ट हो जाता है। तभी वो पीछे खड़े छोटे सफेद बालों वाले लड़के की तरफ इशारा करती है, जो खुद को गर्व से किजुना द सॉर्ड ऑफ बॉन्ड के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। बाद में किजुना हंसते हुए कहता है कि उन्होंने गिल्ड लेडी को इतनी आसानी से फूल कर दिया। ये सुनकर निक के मन में सवाल उठता है कि वो जस्टिस की बात करता है, लेकिन क्या वो खुद भी अब थोड़ा सेल्फिश और चालाक नहीं बन जा रहा। किजुना शरारती अंदाज में कहता है कि उसने जो भी किया वो एक जान बचाने के लिए था। जैम अभी भी इस बात को लेकर कंफ्यूज रह जाता है कि ये सोर्ड आखिर काम कैसे करता है, और उसे ये भी अजीब लगता है कि जो लोग ही रहना चाहता है उसने अपना नाम इतना ऑब्वियस किजुना क्यों रखा है। बाद में तियाना के कमरे में निक सैक भर कर लाई हुई कैश को टेबल पर उड़ेल देता है। कॉइंस की खनक सुनते ही सबके चेहरे पर चमक उठती है और हर कोई सोचने लगता है कि अपनी मेहनत की कमाई किस पर खर्च करेगा। किजुना थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि वो आखिर किसके साथ जाएगा। निक उसे सर्वाइवर्स फर्स्ट रूल याद दिलाता है, एक दूसरे के फन टाइम में इंटरफेस नहीं करना। वो मजाक में कहता है कि अगर किजुना आइडल कॉन्सेप्ट में सोर्ड फॉर्म में चुपचाप रह सकता है तो उसे साथ ले जाएगा, लेकिन किजुना के चेहरे पर बोर्डम साफ दिखता है। तब तियाना ऑफर करती है कि वो उसे फॉरबिडन ग्राउंड्स में होने वाली रिस्क दिखाने ले जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि वो उसे स्पेंडिंग हैबिट्स पर कमेंट नहीं करेगा। अगले दिन किजुना नेचर की खूबसूरती को शांति से देखता है। उसके एटीट्यूड में अचानक एक पोएटिक वाइब आ जाती है। पास बैठे सर्वाइवर्स भी उसके इस मूड को नोटिस करते हैं। तभी तियाना कैजुअली अपना इग्निटर निकालती है। किजुना की नजर उस पर टिक जाती थी और वो एक्साइटेड से उसकी तारीफ भी करता है। तियाना हल्की मुस्कान के साथ अपने अतीत में खो जाती है, उस वक्त वो याद करते हुए जो उसने अपने प्रोफेसर के साथ बिताया था। उधर निक कुछ पुराने रिलिक्स निकाल कर उन्हें टेम्पररी सेफ की तरफ यूज करता है और ब्रोंज कॉइंस की छोटी सी पिल सामने रख देता है। वो सबको साफ बता देता है कि यही उनकी बची कुछ पूंजी है, इसलिए अब क्वेस्ट लेना जरूरी है। सीन धीरे धीरे तियाना के पास्ट में शिफ्ट हो जाता है। जब वो मैजिक स्कूल से ग्रेजुएट हुई थी उसे वो इग्निटर याद आता है जो उसके टीचर ने फेयरवेल गिफ्ट के तौर पर दिया था। उसे याद के साथ एक गिल्ड भी जुड़ा है क्योंकि उसके स्कैंडल की वजह से उसके सबसे प्यारे प्रोफेसर का करियर बर्बाद हो गया था। वो सेज टाइटल पाने का सपना देखते थे, लेकिन उसके कारण वो मौका उससे छिन गया। फिर भी सब कुछ खोने के बाद भी उन्होंने उसे आखिरी बार मुस्कुरा कर देखा था। कॉन्वर्सेशन के दौरान अचानक प्रोफेसर जोर जोर से हंसने लगते हैं। पहले वो हंसी हल्की लगती है, लेकिन धीरे धीरे वो अनसेटलिंग बन जाती है। साफ हो जाता है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं और एक लाफिक मैनियाक में बदल चुके हैं। तियाना उस हालात को याद करके दुख से भर जाती है। वो सोचती है कि काश सब कुछ पहले जैसा हो सकता। बिस्तर से उठते हुए वो एक पल को सोचती है कि शायद वो अपनी मेंशन में जाएगी और सब एक बुरा सपना निकलेगा। उधर कैरन भी जागती है। उसके बाद से निक खुद को एक ड्रीम में पाता है जहाँ क्लाउडिंग की यादें सामने आती है, लेकिन सपना जल्दी नाइटमेयर में बदल जाता है और वो हाँफते हुए उठ बैठता है। उसे एक पल के लिए शक हो जाता है कि कहीं ये टेलीपैथी तो नहीं, और क्या किजुना उसके सपने में स्लीप टॉक कर रहा था। टीम टेबल के आसपास इकट्ठा होती है। तभी किजुना अचानक बोल पड़ता है कि उसका कोई पास्ट नहीं है जहाँ वो लौट सके। वो कहता है कि सर्वाइवर्स के साथ बिताया गया समय ही उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा है। उसकी बात में पहली बार एक सच्ची झलक दी थी। कुछ समय बाद वो लोग एक आइस डंजन की ओर निकलते हैं जहाँ स्नो क्रिस्टल दीवारों पर चमक रहे होते हैं। अंदर उन्हें एक राजत्सु ऑगर दिखाई देता है। सब टेलीपैथी के
जरिए क्वाइटली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, लेकिन किजुना एक्साइटमेंट में सीधा मॉन्स्टर पर चार्ज कर देता है। शो ऑफ करने की कोशिश में सरप्राइजिंगली वो स्वॉर्ड के साथ काफी अच्छा परफॉर्म करता है और परेले नाम का एक नया मूव दिखाता है जिसे वो खुद की डुप्लीकेट कॉपी बना सकता है। कड़ी लड़ाई के बाद और को गिरा दिया जाता है। निक उसके पास जाकर महसूस करता है कि वो अचानक बेहद ड्रेन हो गया। किजुना मानता है कि उसी की वजह से है, क्योंकि उसने अपनी स्किल एक्टिवेट करने के लिए उनकी स्टेमिना और मैजिक यूज की। वो बताता है कि वो 5 तक कॉपी बना सकता है और ये सारी एबिलिटीज उस स्वॉर्ड्समैन की कॉपी टेक्निक्स है जिसने कभी उसे यूज किया था। टियाना उसे सीधा सीधा चीटिंग कहती है, लेकिन निक प्रैक्टिकली होकर कहता है कि उसे बस ये खुशी है कि किजुना अपनी साइड में है। किजुना फिर से यूनियन टेक्निक यूज करने की बात छेड़ता है, लेकिन निक साफ मना कर देता है। उसके मुताबिक ऐसी पावर जो बैटल के बाद उन्हें कोलैप्स कर दे, उसे बार बार इस्तेमाल करना बहुत रिस्की है। उधर कैरन के दिमाग में हमेशा की तरह सिर्फ खाना घूम रहा होता है। जैसे ही वो लोग एक बड़े फूड कर्ट में पहुंचते हैं, वहाँ अलग अलग स्टॉल को ऐसे देखते ही मानो किसी ट्रेजर हंट पर निकली हो। निक का ध्यान मगर कहीं और अटक जाता है। वो पिछली रात के अपने अजीब सपने को याद कर रहा होता है और सोच में डूबा होता है। टेबल पर बैठते ही कैरन अचानक खाने से जुड़ी बेहुदा सी सलाह देने लगती है। कौन सी चटनी किसके साथ किस तेल में तला हुआ बेहतर और कैसा मीठा पहले खाना चाहिए ताकि दिमाग खुल जाए। निक मजाक उड़ाते हुए कह देता है कि असल में तो वही है जो उनकी सीधी कमाई खा जाती है। उस पर कैरन तुरंत सर्वाइवल फर्स्ट रूल उसके सामने रख देती है, एक दूसरे के मजे में दखल नहीं। निक चुप हो जाता है। इसी बीच निक की नजर पास की मेज पर पड़ जाती है और उसका चेहरा सख्त हो जाता है। वहाँ क्लाउडिन बैठी है, अपनी मीठी आवाज और बनावटी आंसुओं से एक नए लड़के को फंसा रही है। वो कह रही है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है और उसे तुरंत घर लौटना पड़ेगा। वो सिंपैथी का ऐसा जाल बुन रही है कि लड़का पूरी तरह पिघल जाता है। निक बिना हड़बड़ाहट के उनके पास पहुंचता है और तानों के जरिए उसकी कहानी की परतें खोलने लगता है। लड़का हैरान होकर पूछता है कि निक कौन है। क्लाउडिन के चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिखती है। तभी निक शांत भाव से वो गिफ्ट लड़के के हाथ में वापस रख देता है और कहता है कि आज उसका जन्मदिन भी नहीं है। पूरा नाटक भी खुल जाता है। लड़का कांपती आवाज में पूछता है कि क्या जो उसने कुछ सुना है वो सब कुछ झूठ था। बाद में निक अपनी पार्टी को नए की लेबनिथ के बारे में स्ट्रेटेजी समझा रहा होता है कि अचानक क्लाउडिन पीछे से आकर उसके सिर पर जूस उड़ेल देती है। वो बदले की भावनाओं से भरी हुई है। निक मगर शांत रहता है और बस पूछता है कि उसकी माँ कैसी है। उसके साथ वही बड़ा कैटमैन लियोन भी आ जाता है जो निक को धमकाने की कोशिश करता है। निक मुस्कुराकर उसे आयरन की टीस कह देता है, जिससे क्लाउडिन गुस्से में सुधार करती है कि नाम आयरन टाइगर्स है। बात बढ़ती है और लियोन बाहर चलकर लड़ाई करने को कहता है। एक सुनसान जगह पहुंचते ही निक लड़ाई की मुद्रा में खड़ा हो जाता है, लेकिन अचानक लियोन माफी मांग देता है। वो निक को धन्यवाद करता है कि उसने क्लाउडिन के झूठ का पर्दाफाश किया। वो साफ कह देता है कि उसने सबका काफी इस्तेमाल कर लिया है और अब वो खुद उससे पीछे छुड़ाना चाहता है। वो ये भी ताना मारता है कि निक भी क्या अपने नए साथियों को ठग रहा है। निक का चेहरा एक पल के लिए गुस्से से भर जाता है, फिर वो जोर से हंस पड़ता है। लियोन को लगता है कि शायद वो दोनों एक जैसे हैं, लेकिन अगले ही टाइम निक उसकी ठुड्डी पर जोरदार घूसा मारता है। लड़ाई शुरू होती है लगभग खत्म हो जाती है, क्योंकि निक साफ तौर पर ताकत और तकनीक में बेहतर है। वो लियोन को दबोच कर कहता है कि पैसा जरूरी है, लेकिन दोस्तों को धोखा देकर कमाया गया पैसा बेकार होता है। उसी समय एक तीसरा आदमी पीछे से आकर हवा का तेज वार करता है और निक को चौंका देता है। इससे पहले कि वो अपनी डींगे हाँक सके, कैरन ऊपर से कूदकर उसे सटीक वार से गिरा देती है। तभी गिल्ड की अधिकारी विलियम पहुंच जाती है। लियोन अचानक इनविटेशन रखता है कि मामला मैथ बेस्ड बेयर अनलक बैटल से सुलझाया जाए और विलियम को रेफरी बना दिया जाता है। अगले दिन विलियम नियम समझाती है, 10 राउंड होंगे। हर राउंड में मैथ के क्वेश्चंस काफी टफ होते जाएंगे। जो पहले हल करेगा और जिसका आंसर सही होगा उसे विरोधी पर एक वार करने का अधिकार मिलेगा। ये सुनकर कैरन घबरा जाती है। उसे लगता है कि ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन सबसे हैरान होने के बीच वही ड्रॉ जीत जाती है। मैथ का नाम सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, दिमाग जैसा जाम हो जाता है और क्लाउडिन की चुपती हंसी उसे और परेशान कर देती है। हालात ऐसे ही हो जाते हैं मानो वो सवाल से नहीं किसी असली दानव से लड़ने जा रही हो। मॉक टेस्ट के बाद कैरन कांपते हाथों से अपनी आंसर शीट पकड़ती है। जैम उसे धमकाता है कि अगर वो सच में मेहनत करे तो उसमें ठीक ठाक पोटेंशियल है। शीट देखते ही उसका चेहरा उतर जाता है, क्योंकि गलतियां अभी भी कम नहीं थी। लेकिन जैम हंसते हुए कहता है कि ट्रेनिंग जारी रही तो वो जल्दी आइंस्टाइन बन जाएगी। ये सुनकर उसका मन थोड़ा हल्का हो जाता है। वापसी के रास्ते में किजुना एक्साइटमेंट में कहता है कि वो उनकी जगह लड़ेगा, पर जैम साफ मना कर देता है। उसका मानना है कि लड़ाई उन्हें खुद जीतनी होगी, वरना कोई मतलब नहीं रहेगा। अगले ही हफ्ते वो लोग स्ट्रेटजी पर काम करते हैं। कैरन रोज मैथ प्रैक्टिस करती है, टियाना ऑब्जर्वेशन और टाइमिंग पर ध्यान देती है और जैम अपनी लेडीज नेटवर्क से जानकारी इकट्ठा करता है। कंपटीशन से एक रात पहले निक सबको चेतावनी देता है कि क्लाउडिन की टीम कोई न कोई चाल जरूर चलेगी। वो बताता है कि वो पहले भी इस तरह ट्रिक्स इस्तेमाल कर चुके हैं। जैम जोड़ता है कि टाइगर पार्टी दिखने से ज्यादा चालाक है और उनके पास इंफॉर्मेशन शेयर करने का कोई गुप्त तरीका है जिसे पकड़ा नहीं जा सकता। टियाना अंदाजा लगाती है कि शायद वो थॉट जेम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं।
जो किजुना की टेलीपैथी का सस्ता वर्जन है। निक कैरन से कहता है कि उसे बस सवाल हल करते रहना है और तियाना के सिग्नल का इंतजार करना है। उधर क्लाउडन की सच्चाई सामने आती है और उसके अपने माता पिता ने कभी उसे बेचने की कोशिश की थी, जिससे वो किसी तरह बची। उसी दिन से उसने अपने खूबसूरती और मासूम चेहरे का इस्तेमाल कर लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे कमाना शुरू किया। उसे अपनी चालाक जिंदगी पर गर्व था, जब तक निक ने उसका खेल बिगाड़ नहीं दिया। उसका नाम याद आते ही उसका गुस्सा भड़क उठता है और वो कसम खाती है कि उसे सबक सिखा कर रहेगी। कंपटीशन के दिन कैट गर्ल दोनों लड़कियों को क्वेश्चन शीट देती है। कैरन को राहत मिलती है कि पहले सवाल आसान है, लेकिन क्लाउडन ताना मारती है कि ये तो बच्चे भी हल कर सकते हैं। दूसरी ओर निक लियोन से भिड़ा है और नोटिस करता है कि लियोन पूरी ताकत से नहीं लड़ रहा, मानो समय खींच रहा हो। कैरन एक पल के लिए घबरा जाती है और खुद को संभाल कर जल्दी जल्दी हल निकालती है और पहले खत्म करती है, और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस से मुस्कुराती है। पर कैट गर्ल स्कोर अनाउंस करती है। क्लाउडिन लगभग परफेक्ट स्कोर के साथ काफी आगे है। इससे पहले ही अंदाजा लगा चुका था कि जल्दी खत्म करने के चक्कर में कैरन की एक्यूरेसी छूट जाएगी। निक मजाक में कहता है कि छोटे से कैटमैन के फ्लफी पंजे उसका रॉक हार्ड एप्स को कुछ कर नहीं सकते। अगले ही पल लियोन उसके सोलर प्लेक्सस पर गंदा वार करता है। निक दर्द से झुकता जरूर है पर गिरता नहीं। उसे पहले से शक था कि वो मैच हिस्से का फायदा उठाकर पेनल्टी हिट से जीतना चाहते हैं। अगले राउंड भी क्लाउडिन जीत जाती है, पर पेनल्टी हिट के साथ कैरन का दिल बैठता है। उसे लगता है कि निक उसी की वजह से मार खा रहा है। वो रोते हुए कहती है कि उसकी छोटी सी दिमागी गलती की कीमत निक चुका रहा है। निक हंसकर कहता है कि ट्रेनिंग से पहले वो बीज भी नहीं ला पाती थी, तब भी वो दर्जनों बार खाने को तैयार था। अब उसकी प्रोग्रेस देखकर उसे पूरा भरोसा है। वो उसे सबसे होशियार लड़की कहता है। ये सुनते ही कैरन के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। वो क्लाउडिन को साफ कर देती है कि उसका ट्रैश टॉक कूड़ेदान में फेंक दे। अब वो पूरी तरह फोकस में आ जाती है। क्लाउडिन की बातें उस पर असर नहीं डालती। उधर टियाना उसकी हर हरकत पर नजर रखती है। जैसे जैसे सवाल कठिन होते हैं, करन थोड़े पीछे पड़ने लगती है, जबकि क्लाउडिन सस्पिशियस तेजी से सॉल्व करती जाती है, मानो कहीं से आंसर मिल रहे हो। टियाना मैजिक साइड से आसपास स्कैन करती है, पर खुला चीटिंग एविडेंस नहीं मिलता। निक और पेनल्टी हिट झेलता है। तभी टियाना अपनी पाइप से जोर की आवाज करती है और सबका ध्यान खींचती है। वो गिल्ड लेडी से कहती है कि उनके पास ये धीमा मैच देखने का समय नहीं है, क्यों ना सारे सवाल एक साथ दे दी जाए। गिल्ड लेडी चेतावनी देती है कि ऐसा करने पर जो पहले खत्म करेगा उसे लगातार 7 पेनल्टी पंचेस मिलेंगे और लगभग जीत पक्की हो जाएगी। निक मुस्कुराकर कहता है कि यही तो चाहिए, पूरा खेल एक ही दाव पर है। कैट गर्ल सारे क्वेश्चन शीट एक साथ कैरन और स्नेक गर्ल को दे देती है। कैरन पूरी स्पीड से लिखना शुरू कर देती है। उसकी पेंसिल रुक नहीं रही। टियाना ध्यान से क्लाउडिन को देख रही होती है, बस इसी इंतजार में कि वो अब चीटिंग का इशारा दे। कैरन को इतने फोकस में देखकर क्लाउडिन घमंड में आ जाती है। वो कहीं छुपे अपने आदमी को कैलकुलेटर निकालने का सिग्नल देती है। दोनों लड़कियां तेजी से सवाल हल कर रही होती है। तभी टियाना को दूर से हल्की सी मैजिक सिग्नेचर महसूस होती है। वो तुरंत समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है और चुपचाप बाहर निकल जाती है। बाकी पार्टी भी उसके पीछे जाती है। निक को भी बात समझ में आ जाती है। वो लियोन को चिढ़ाते हुए पूछता है कि उसकी टीम का एक मेंबर कहाँ गायब है। ये सुनकर टाइगर मैन के चेहरे का रंग बदल जाता है। उसे शक हो जाता है कि उनका प्लान पकड़ा गया। घबरा कर वो क्लाउडिन को चिल्लाकर रुकने को कहता है, लेकिन इससे उल्टा गिल्ड लेडी को शक होने लगता है और क्लाउडिन भड़क जाती है। उधर टावर में बैठा नेड ठीक से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा होता। तभी अचानक किजुना और बाकी लोग उसके पीछे पहुंच जाते हैं। किजुना पीछे से आवाज लगाता है। उस समय क्लाउडिन परेशान होकर नेड पर चिल्ला रही होती है कि वो भी बहुत स्लो है। तभी टियाना उस रोप पहने बेवकूफ को पकड़कर सबके सामने ले आती है और उसके हाथ में थॉट जेम दिखाती है। गिल्ड लेडी तुरंत क्लाउडिन से पूछती है कि क्या उसके पास भी ऐसे जेम है। टियाना ये सुनकर और गुस्सा हो जाती है। अब सब साफ हो चुका था। गार्ड्स लियोन को पकड़कर जेल में ले जाते हैं। क्लाउडिन रोते हुए बोलती है कि उसने पूरी जिंदगी स्ट्रगल की है और कोई उसे ब्लेम नहीं कर सकता। कैरन उसकी बात नहीं मानती। टियाना शांत आवाज में कहती है कि हर किसी को बदला लेने का मौका मिलता है। उस रात सब लोग टर्विन में कैरन की मैथ की जीत का जश्न मनाते हैं। उसे एमवीपी की तरह ट्रीट किया जाता है। उधर जेल में लियोन अपने पुराने दिनों को याद करता है। वो सिल्वर टाइगर नाम की एक पार्टी के बारे में सोचता है। उस ग्रुप का लीडर बिशॉप था, जो बाकी टाइगरियन से ज्यादा तेज दिमाग वाला था। वो उसका खुद का भाई था। बिशॉप की प्लानिंग की वजह से उन्होंने लेबनिथ जीत लिया था और अंदर का ट्रेजर ले आए थे, लेकिन बिशॉप की लापरवाही ने उसकी जान ले ली। उसी दिन से लियोन को इंसानों पर भरोसा नहीं रहा। तब एक गार्ड उसकी सेल में आता है। बिना वार्निंग के तलवार निकाल कर उससे पूछता है कि उसने जो ट्रेजर चुराया था वो कहाँ छुपाया है। ब्लैक मार्केट में भी उसका कोई निशान नहीं मिला था। गार्ड पूछता है कि क्या ट्रेजर अभी भी उसके पास है। लियोन हल्की मुस्कान के साथ पूछता है कि उसे कैसे पता चला। असल में एक आइटम ऐसा था जिसे लियोन ने कभी बेचा ही नहीं, क्योंकि वो बहुत खतरनाक था।
आखिर वो उसे बाहर बुलाता है। वो सॉर्ड ऑफ एवोल्यूशन होता है जो दिखने में काफी हद तक किजुना जैसा लगता है। इधर सर्वाइवर्स अपनी नई कमाई का मजा ले रहे होते हैं। तियाना कसिनो में कॉन्फिडेंस के साथ टेबल पर बैठी है। वो गेम में पूरी तरह डूबी है लेकिन आसपास हर चीज पर नजर रखे हुए है। दूसरी तरफ निक किजुना के साथ आता है। किजुना तो बस आइसक्रीम लेने आया था लेकिन उसके टर्न से पहले ही आइसक्रीम खत्म हो जाती है और वो चिढ़ जाता है। निक मजाक में पूछता है कि क्या वो गैम्बलिंग ट्राई करेगा। किजुना बताता है कि उसके अंदर एथिक्स प्रोटोकॉल लगे हैं इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकता। किजुना नोटिस करता है कि कार्ड्स पर एंटी मैजिक लगा है ताकि कोई चीटिंग ना कर सके। तभी बाहर एक बड़ा सा लायन जैसा आदमी कसिनो की तरफ बढ़ता दिखता है जैसे किसी शिकार की तलाश में हो। अंदर तियाना पूरी शांति के साथ बैठी है। उसे पहले ही यकीन है कि इस कमरे में कोई भी उसे हरा नहीं सकता। उसकी नजर स्टेडी है और उसे अपनी जीत की खुशबू पहले से ही महसूस होने लगती है। जैसे तियाना बड़ी रकम जीत कर उठने वाली होती है तभी बाहर से वहीं बहुत सारे शेर जैसे दरिंदे कसीनो का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आते हैं। कुछ ही सेकंड्स में हॉल में भगदड़ मच जाती है, टेबल पलट जाती है, लोग डर कर भागने लगते हैं। वो मॉन्स्टर इधर उधर घुसते हुए किसी को ढूंढ रहे होते हैं और जल्दी साफ हो जाता है कि उसका निशाना निक है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा होता है। तभी पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि लियोन है। उसका ये डरावना रूप उसी तलवार की वजह से है जिसे उसने जेल में बुलाया था। कहानी वापस जेल के पास उस पल जाती है। सॉर्ड ऑफ एवोल्यूशन खुद लियोन की बेड़ियां काट देता है और पूछते है कि क्या वो अभी अपनी ताकत छोड़ने के लिए तैयार है। वो जानना चाहता था कि पहला शिकार कौन होगा। तलवार से निकलती डरावनी ताकत इतनी भारी होती है कि पास खड़ा गार्ड डर से कांपने लगता है। लियोन शांत होकर निक का नाम लेता है। जब वो पूछता है कि क्या तलवार अभी भी उतनी ही ताकतवर है तो वो गर्व से कहती है कि वो 100 साल पुरानी है और आज की तकनीक उससे कमजोर है। लियोन बिना सोचे तलवार पकड़ता है। इवोल्यूशन चिल्लाता है और उसका शरीर एक खतरनाक जानवर में बदल जाता है। वापस कसीनो में लियोन सब तोड़ फोड़ कर रहा होता है। तियाना एगिट की तरफ देख कर ताना मारती है कि इस बड़ी बिल्ली को अंदर किसने आने दिया। तब उसे याद आता है कि उसने अपना हथियार एंट्री पर जमा करवा दिया था। उसी समय लियोन उसके सामने आकर पूछता है कि निक कहाँ है। तियाना पहले अनजान बनती है लेकिन जब उसे समझ में आ जाता है कि ये सच में लियोन है तो वो पल भर के लिए चौंक जाती है। उसके बहुत बड़े शरीर को देखकर वो निक का ठिकाना बताने से मना कर देती है। लियोन गुस्से में कहता है कि उसकी सोने की ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि वो झूठ तक पकड़ सकता है। वो उसे यहीं खत्म करने की धमकी देता है। तियाना डरती नहीं, वो उसे बातों में उलझाती है और अचानक लाइटनिंग फ्लैश से उस पर हमला कर देती है। तेजी रोशनी और बिजली की मार से लियोन जल जाता है। तियाना भागने की कोशिश करती है लेकिन लियोन तुरंत फिर खड़ा हो जाता है और एक पूरी कसीनो टेबल उठाकर उसके सामने फेंक देता है। तियाना हैरान हो जाती है कि उसका घाव इतनी जल्दी कैसे भर गया। जल्दी सोचते हुए वो एगेट की मैनेजर से कहती है कि एगेट को बाहर ले जाया जाए क्योंकि वही उसकी कमाई का सहारा है। जब वो उसे लेकर निकलता है तियाना लियोन की तरफ मुड़कर कहती है कि असली ताकत अपने दोस्तों पर भरोसा करने और उनकी परवाह करने में होती है। लियोन हवा सूंघता है, उसे कोई झूठ महसूस नहीं होता। ये बात उसे अंदर से हिला देती है। वो हंसता है और कहता है कि ये सब कमजोरी है लेकिन उसके मन में ये सवाल उठता है कि क्या सच में भरोसा जैसी कोई चीज होती है। तियाना कहती है कि उसे पकड़कर निक को बाहर नहीं बुलाया जा सकता। जवाब में लियोन उस पर हमला करता है लेकिन तभी निक बीच में आ जाता है और वार रोक लेता है। वो साफ कह देता है कि उसके रहते तियाना को कुछ नहीं होगा। तभी सॉर्ड ऑफ एवोल्यूशन बोलती है। उसे महसूस होता है कि पास में उसकी तरह की एक और तलवार है। जो कुछ ही पल में उसे समझ में आ जाता है कि वो उसकी पुरानी दुश्मन सॉर्ड ऑफ बॉन्ड यानी कि जूना है। ये याद आते ही डार्क सॉर्ड अपनी पूरी ताकत लियोन में डाल देती है। लियोन का शरीर और भी बड़ा और ज्यादा डरावना हो जाता है। अभी सिर्फ एक लड़ाई नहीं रह गई थी, ये दो पुरानी तलवारों की टक्कर बनने वाली थी और बीच में खड़े थे सर्वाइवर्स। सॉर्ड ऑफ बॉन्ड्स तुरंत समझ जाता है कि मामला बहुत खतरनाक हो चुका है। अंधेरी तलवार अब सिर्फ लियोन के शरीर पर नहीं बल्कि उसके दिमाग पर भी कब्जा करने लगी है। जैसे टकराव शुरू होता है तियाना निक को यूनियन इस्तेमाल करने का इशारा करती है। वो बिना देर किए उसी वक्त उसके साथ जुड़ जाता है। दोनों मिलते ही एक शानदार और तेज रोशनी से भरा रूप सामने आता है जो लगभग एक लंबे बालों वाली लड़की जैसा दिखता है। उसका ये फॉर्म एक तुरंत ठंड से भरा एक जबरदस्त वार करता है जिसे आइस एज कहा जाता है और उसके बाद एक और हमला करता है लेकिन लियोन उन हमलों से ऐसे सह लेता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसी दौरान उसके गुस्से में हल्की दरार पड़ती है। वो खुद से सवाल करने लगता है कि वो ये सब कर क्यों रहा है। उसे एहसास होता है कि उसका कोई साफ मकसद नहीं था, वो तो बस निक को थोड़ा परेशान करना चाहता था। लेकिन बेकाबू तलवार ने उसे हद से आगे धकेल दिया और अब बेगुनाह लोगों को घायल कर रहे हैं। तलवार को महसूस होता है कि लियोन का गुस्सा कम हो रहा है। वो उसे फिर से पागलपन में धकेलने की कोशिश करती है और दूसरों का दर्द देखने में मजा लेने के लिए उकसाती है। इस बार लियोन उसके बहकावे में नहीं आता। फिर भी सॉर्ड ऑफ एवोल्यूशन ठंडे अंदाज में साफ कर देती है कि अब लौटने में देर हो चुकी है। लियोन तलवार के कब्जे से निकलने की कोशिश करता है। तलवार उस पुराने बुरे पलों को उसके सामने लाकर उसे कमजोर करने की कोशिश करती है। वो मदद के लिए चिल्लाता है। तभी एक होली लाइट चमकती है। उसे रोशनी में निक और तियाना का फॉर्म सामने आता है और वो एक खास जादू कार्ड का इस्तेमाल करके तलवार का सर तोड़ देते हैं। उनकी मदद से लियोन बच जाता है और कुछ ही पल बाद
खुद को फिर से जेल की कोठरी में पाता है जहां वो अपने किए सोचने लगता है। कुछ समय बाद निक उससे मिलने आता है। लियोन हल्की मुस्कान के साथ उसे देखता है, जैसे मजाक में पूछ रहा हो कि क्या वो चिड़ियाघर में बाघ देखने आया। निक उसे भरोसा दिलाता है कि कसीनो में कोई और नहीं मरा, हल्की जगह पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। ये सुनकर लियोन के चेहरे पर राहत साफ दिखाई देती है। थोड़ी जरूरी बातचीत के बाद निक वहां से चला जाता है। अगले दिन निक तोड़ने निकलता है। दौड़ते वक्त उसे अपने दिमाग में एगिट की आवाज सुनाई देती है, जो उसे आगे बढ़ने के लिए उकसा रही थी। वो सोचती है कि शायद वो जरूरत से ज्यादा उसके बारे में सोचने लगा है। जब एगिट उसे बताती है कि अगले स्तर पर पहुंचने के लिए उसे उसका सामान खरीदना पड़ेगा, तो वो उसकी लालच भरी सोच पर थोड़ी निराश हो जाता है। दोनों पार्क में आराम करते हैं। एगिट उससे पूछती है कि क्या उसे अब जिंदगी का कोई मकसद मिल गया है। वो मानती है कि अगर निक भी उसके कुछ फैंस की तरह बेकार जिंदगी जीने लगे हैं तो उसे बुरा लगेगा। ये सुनकर निक कुछ पल के लिए चुप रह जाता है। वो उसे थैंक यू कहता है और कहता है कि अगर वो उस दिन उसकी जिंदगी में नहीं आती तो शायद वो छोटा मोटा अपराधी बन जाता। वो मानता है कि उसी दिन से वो उसकी असली इंस्पिरेशन बन गई थी। एगेट ये सुनकर गहरी सोच में डूब जाती है। निक समझ जाता है कि शायद यही वजह थी कि वो कुछ समय के लिए मंच से दूर चली गई थी। दूसरी ओर डॉनी के पब में एगेट की पुरानी जिंदगी की झलक मिलती है। आइडल बनने से पहले उसका असली नाम बेले अगीसन था। वो पहले सिर्फ शौक से गाती थी, लेकिन एक दिन एक क्रिएटर ने उसे अपनी कंपनी में शामिल कर लिया। डॉनी ने पहले उस आदमी को भगाने की कोशिश की, पर जब उसे पैसे का अंदाजा हुआ तो वो खुद उस इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। एक रात एगेट ने मंच पर एक चमकती हुई गायिका को देखा जो हीरो की तरह चमक रही थी। उसी पल उसके दिमाग में भी सिंगर बनने और लोगों से प्यार पाने की चाह जागी। कुछ समय में वो स्टार के नाम पर बने एक आइडल समूह का हिस्सा बन गई। शुरुआत में सब अच्छा चल रहा था, लेकिन डॉनी धीरे धीरे बदलने लगा। वो असली और लालची हो गया। उसे सिर्फ एगेट की कमाई दिखने लगी और उसने अपने जुए की लत को मानने से बेइनकार कर दिया। कुछ दिनों बाद एगेट अकेली बैठी सोच रही होती है कि डॉनी कितना बदल चुका है। कभी वो एक शानदार बार खोलने का सपना देखा करता था जिस पर उसे गर्व था। उसी दौरान वो देखती है कि क्लाउडिन ने सबके सामने निक का मजाक उड़ा दिया है। निक बुरी तरह टूट जाता है और बारिश में जाकर चुपचाप बैठ जाता है। उसे देखकर एगेट के मन में उसके लिए तरस आ जाता है और वो उससे बात करने का फैसला करती है। कुछ दिन बाद एगेट फिर से कसीनो में होती है जहाँ डॉनी अपनी जीती हुई रकम जुए में उड़ा लेती है। वहीं उसकी नजर एक ऐसे शख्स पर पड़ती है जो दिखने में फरिश्ता जैसा है, लेकिन जुए में किसी दानव से कम नहीं। वो मेज पर बैठ हर खिलाड़ी को आसानी से हरा देता है। थोड़ी देर बाद वही फरिश्ते जैसा इंसान एक जादुई रूप में बदलकर सबके सामने एक मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। ये सीन देखकर एगेट पूरी तरह हैरान रह जाती है। बाद में उसका प्रोड्यूसर डोनी से एक कागज पर साइन करवा देता है ताकि उसके सारे कर्जे खत्म हो जाए, लेकिन शर्त ये होती है कि उसे एगेट को पूरी तरह भूलना होगा और कभी उसे संपर्क नहीं करना होगा। ये सब होने पर एगेट अंदर से बहुत दुखी हो जाता है। वो उसे पसंद करती थी, लेकिन उसे लगने लगा था कि डोनी अब उसे देख नहीं रहा है, अब सिर्फ पैसे में उलझ गया है। एगेट थक चुकी थी। उसे सुधारने की कोशिश करते करते डॉनी हंसता और सोचता है कि एक दिन वो बहुत पैसा कमाएगा और सबको दिखा देगा। फिर वो वहां से चला जाता है और उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाता है। इसके बाद निक एगेट के कमबैक कॉन्सर्ट में जाता है। एगेट स्टेज पर हमेशा की तरह मुस्कुराती हुई आती है और अपने फैंस को बताती है कि हाल ही में कसीनो में एक अजीब घटना हुई थी जहाँ एक वॉरियर ने उसकी जान बचाई थी और बिना नाम बताए चला गया था। निक को ये सुनकर अजीब सा लगने लगता है, जैसे वो उस बात से जुड़ा हो। एगेट बताती है कि उसका नया गाना उसी हीरो पर है। वो चाहती है कि जिस होप ने उसे मुश्किल समय में संभाला, वही होप वो अपने फैंस को भी दे सके। कॉन्सर्ट के बाद पार्क में वो फिर से निक से माइंड से बात करती है और उसका मजाक उड़ाती रहती है, लेकिन निक समझ जाता है कि वो अंदर से परेशान है। जब वो उसे सीधा बात करने के लिए कहता है तो कुछ ही देर बाद एगेट अपना सारा मन खोल देती है। दोनों के बीच लंबी और सच्ची बातें होती है और वो एक दूसरे को अच्छे से समझने लगते हैं। अगले दिन किजुना जैम के पास एक मैगजीन लाती है जिसमें स्टेपिंग मैन नाम के एक अजीब आदमी के बारे में लिखा हुआ था जो रात में बच्चों को उठा ले जाता है। कहा जाता है कि वो हवा में कूद सकता है और कोई उसे पकड़ नहीं पाया। किजुना इस बात से बहुत एक्साइटेड होती है। कैरन कहती है कि अगर वो सच में बुरा है तो उसे रोकना चाहिए। निक को ये कहानी झूठी लगती है, लेकिन किजुना मानने को तैयार नहीं होती। तभी ओलिविया टेलर नाम की एक हरे बालों वाली महिला वहां जाती है। वो बताती है कि वही उस आर्टिकल की राइटर है। वो हमेशा शहर लेबनित में होने वाली अजीब घटनाओं की जांच करती है और सच्चाई पता लगाती है। उसी रात जब नशे में एक गली में चला जाता है, उसके सामने एक छोटी लड़की अचानक गायब हो जाती है। दूसरी तरफ निक के साथ चलते हुए किजुनो अचानक रुक जाती है और कहती है कि जेम खतरे में है। दोनों तुरंत उसे ढूंढने निकलते हैं। वो देखते हैं कि जेम एक लगभग अदृश्य आदमी से उस लड़की को बचा रहा है। वो स्टेपिंग मैन होता है। किजुनो उससे लड़ती है, लेकिन वो भाग निकलता है। खतरा टलने के बाद जेम लड़की को रेड नाम की महिला के पास ले जाता है जो इसकी देखभाल करती है। लड़की बताती है कि वही स्टेपिंग मैन था और उसकी माँ उसे पकड़ने की कोशिश में हॉस्पिटल पहुंच गई
गई थी। उसका नाम रेना होता है। जैम और बाकी लोग उसकी बात पर भरोसा करते हैं। रेना जैम से उसे अपना स्टूडेंट बनाने की बात करती है क्योंकि वो उसकी हिम्मत से काफी इफेक्ट हुई थी। लेकिन जैम कहता है कि वो अभी बहुत छोटी है। वो उसे आराम करने और किसी भी खतरे से दूर रहने की सलाह देता है। रेना खुशी से उसे अपना मास्टर मान लेती है। अगले दिन सभी लोग बाउंटी गिल्ड जाते हैं ताकि स्टेपिंग मैन के बारे में जानकारी निकाल सकें। काउंटर पर बैठी कैट लेडी उन्हें आसानी से कोई खास जानकारी नहीं देती। वो निक को पहचान लेती है कि वो पहले मास्टर ऑफ वॉर का मेंबर रह चुका है। फिर वो उन्हें एक आसान बाउंटी देती है। उनका टारगेट हेलहार्ड इनाम का आदमी होता है और इनाम में कुछ लाख डाइन्स मिलने वाले होते हैं। जब उनके ग्रुप का नाम पुकारा जाता है तो वहां मौजूद बाकी बाउंटी हंटर्स उन्हें पहचान लेते हैं। उनमें से एक उनका मजाक उड़ाता है और कहता है कि उन्हें बाउंटी हंटिंग के बारे में कुछ नहीं पता। तियाना ये बात सहन नहीं करती और उस आदमी से शर्त लगाती है। मिशन लेने के बाद सब लोग गार्बेज कलेक्शन नाम की जगह की तरफ जाते हैं। वहाँ के गेट कीपर से जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो काम की बात करने की बजाय किसी जर्ज और उसके कुत्ते की बच्चों की कहानी सुनाने लगता है। जब सब लोग सोचते हैं कि यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा और जाने लगते हैं, तभी वो अचानक उन्हें नेलगावा नाम के किसी खतरनाक आदमी से दूर रहने की वार्निंग देता है। आगे बढ़ते समय कुछ गुंडे उन्हें लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग्रुप आसानी से उन्हें हरा देता है। निक उनके लीडर से जानकारी निकलवा लेता है और पता चलता है कि जिस आदमी को वो ढूंढ रहे हैं वो शायद बेडरूम वाले इलाके में मिल सकता है। पार्टी आगे बढ़ती है और झुग्गी वाले इलाके से होकर गुजरती है। वहाँ के हालात देखकर सबको समझ आ जाता है कि लोग कितनी खराब हालत में रह रहे हैं। किजुनो उस जगह को पहचान लेती है और थोड़ी देर में उन्हें अपने टारगेट हेल मिल जाता है। हेल भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे जल्दी से रस्सी से बांध देते हैं। तभी एक गंजा आदमी सामने आता है। वो खुद को नलगावा बताता है और कहता है कि हेल उसका मरीज है। वो गुस्से में पूछता है कि वो उसके मरीज को क्यों ले जा रहे हैं। निक शांति से पूरी बात समझाता है। थोड़ी बहस के बाद नलगावा मजबूरी में उन्हें जाने देता है और कहता है कि हेल जैसे गुनहगार को उसके कामों की सजा मिलनी चाहिए। पता चलता है कि नीलगांव भी जेम की तरह पहले प्रीस्ट रह चुका है और खतरनाक बीमारियों का इलाज कर सकता है, लेकिन किसी वजह से अब वो झुग्गी में रह रहा है। किसी ने उसे स्टेपिंग मैन के बारे में पूछती है, पर कोई काम की जानकारी नहीं मिलती। सर्वाइवर से गिल्ड लौटते हैं और बाउंटी लेते हैं। तियाना अपनी जीत का दिखावा करती है, पैसे लेती है और गिल्ड में सबको फ्री ड्रिंक्स दिलवा कर सबका दिल जीत लेती है। अगले दिन वो रिसेप्शनिस्ट से स्टेपिंग मैन के बारे में पूछते हैं। वो ज्यादा नहीं जानती, लेकिन बताती है कि एक शक वाली औरत बच्चों से बात करते देखी गई थी। वो इशारा ओलिविया की तरफ करती है जो रेना के साथ बैठी होती है। ग्रुप को शक होता है, वो जांच करने का फैसला करते हैं। निक अपने साथियों को बाहर के रास्ते बंद करने का कहता है। जैसे ही वो ओलिविया से पूछताछ करने वाला होता है, वो अचानक ऊंची छलांग लगाकर छत में छेद कर देती है और वहां से भाग जाती है। बाद में बोतल में बैठकर बात कर रहे होते हैं कि तभी एक नई मेहमान आती है। जैम उसे पहचान लेता है। वो अड्डा होती है। निक मानता है कि वो उसकी पुरानी टीम की फेमस चीफ की फैन है। अड्डा अपनी बेटी रेना के बर्ताव के लिए माफी मांगती है। रेना गुस्से हो जाती है क्योंकि जैम उसे अपना स्टूडेंट नहीं बनाता। जैम बताता है कि एक छोटी लड़की के झूठ की वजह से वो आधी जिंदगी जेल में रहा, इसलिए अब वो छोटी लड़कियों के पास जाते ही घबरा जाता है। रेना पूछती है कि फिर उसने उसे क्यों बचाया। जैम कहता है कि कोई भी बड़ा आदमी खतरे में बच्चे को बचाएगा। अड्डा ग्रुप को समझाती है कि स्टीविंग मैन उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर है और ये मिशन छोड़ देना चाहिए। निक मना कर देता है और कहता है कि वो बच्चों के गायब होने पर चुप नहीं बैठ सकता। अड्डा साफ करती है कि वो दुख पीछे हटा रही है ताकि रेना अकेली ना रह जाए। तब निक उसे ट्रेनिंग देने की गुजारिश करता है। अड्डा मान जाती है और उन्हें एक खास सूप देती है जो उनकी मैजिक ताकत को बाहर निकालने में मदद करता है। वो निक को लाइट बॉडी नाम के स्पेल सिखाती है और उसे रस्सी कूदने को कहती है। निक लगातार कूदता है, लेकिन 9वीं बार में उसका घुटना जमीन से टकरा जाता है। स्टेपिंग मैन एक और लड़की को पकड़ लेता है, लेकिन किजुना और कैरन उसे बचा लेते हैं। जैम को अजीब लगता है कि वो हर बार एक ही समय पर हमला करता है। निक पूछता है कि क्या वो ओलिविया है। उस आदमी का चेहरा एक पल के लिए बदल सा जाता है और वो छत पर भाग जाता है। किजुना कहती है कि इतने स्पेल एक आम इंसान नहीं कर सकता, जरूर उसके पास कोई मैजिक आइटम है। निक एक पुराने जानकार से मिलता है और खाने के बदले जानकारी लेता है। लियोन उसे इल्यूजन किंग्स जेवल नाम के आर्टिफैक्ट के बारे में बताता है जो यूजर को छिपा देता है। उसका असर तभी टूटता है जब सही नाम लेकर उसे पुकारा जाए और पूरी तरह यकीन हो। अगले दिन ट्रेनिंग में निक पहले से ज्यादा तेज हो जाता है। उसे अपने बचपन की यादें आती हैं जब उसके गुरु ने पहले उसे शरीर मजबूत बनाना सिखाया था। अभी वो लाइट बॉडी के साथ ऊंची छलांग लगाता है, हालांकि अभी भी पूरा कंट्रोल नहीं है। जैम बताता है कि उसे स्टेपिंग मैन के बारे में एक पक्का सुराग मिला है। जब फिर झुग्गी पहुंचते हैं जहां एक बच्चे की लाश मिली होती है, जैसे ही वो पास जाते हैं किजुना सबको माइंड से चेतावनी देता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। तभी एक चोगा पहने साकी निक पर हमला करता है। निक लाइट बॉडी से उसके भारी वारों से बचता है। ये देखकर सामने वाले को शक हो जाता है कि निक ही स्टेपिंग मैन है। वो जगह टूटने लगती है और किजुना की टेक्निक का जवाब अपने शैडो क्लोन से देती है। निक मौका पाकर चिल्लाता है कि सच बता दो। तब वो औरत अपना हुड उठाती है और मान लेती है कि वो ओलिविया है।
वो कहती है कि उसे भी निराशा हुई कि निक पर शक गया। वो बताती है कि वो स्टेपिंग मैन की तरह कपड़े पहनती है लेकिन असली किडनैपर नहीं है। बस दोनों को छतों पर कूदने का शौक है, इसलिए गलतफहमी हुई। वो इस बात को अलग खासकर मुर्दाघर में रखे ताबूत को खोलती है। पहली नजर में उन्हें शरीर में कुछ अजीब नहीं दिखता। तब ओलिविया कहती है कि ध्यान से देखो। जब वो फिर से देखते हैं तो लड़की का चेहरा जरूरत से ज्यादा साफ और ठीक लगता है। उन्हें समझ आ जाता है कि कोई जादू उनकी इंद्रियों को देख रहा है। किजुना कहती है कि शरीर को अच्छे से जांचो। तभी उन्हें इल्यूजन किंग के जेवल का एक टुकड़ा मिलता है। ओलिविया उसे तोड़ देती है और तुरंत लड़की का असली चेहरा सामने आ जाता है। वो वापस होटल जाते हैं और पहचान करते हैं कि वो भागे हुए एक लोहार की बेटी थी। जैम कहता है कि लाश कचरे के पास मिली थी, तो हो सकता है गुनहगार अब भी पास हो। वो वादा करता है कि वो लड़की को उसके माता पिता तक पहुंचाएगा और इंसाफ दिलाएगा। फिर वो धीरे से बताता है कि उसे अंदाजा है कि असली स्टेपिंग मैन कौन है। अगली रात निक फिर छत पर स्टेपिंग मैन को पकड़ लेता है। वो उसका मजाक उड़ाता है कि उसका हमला फिर से बेकार गया। सामने वाला उसके मार्शल आर्ट्स की तारीफ कर देता है। निक गंभीर होकर पूछता है कि जब उसकी चालें पकड़ ली गईं तो वो बार बार वही तरीका क्यों अपनाता है। जवाब में स्टेपिंग मैन अपनी जंजीरें फेंक देता है। निक पास आकर लड़ाई शुरू करता है और कहता है कि उसे समझ आ गया है कि बच्चों को क्यों उठाया जा रहा है, खासकर कचरे वाले इलाकों के पास से। स्टेपिंग मैन यकीन नहीं करता। निक उसका वार रोक देता है और पीछे हट जाता है। वो कहता है कि जुग्गी में इतना पढ़ा लिखा डॉक्टर रिसर्च कर रहा है, ये बात साफ शक वाली है। वो सीधे नलगावा का नाम ले लेता है। बादल हटते हैं और चांदनी उसके चेहरे पर पड़ती है। नलगावा का बेस खत्म हो जाता है और वो मान लेता है कि निक ने सच पकड़ लिया। निक बताता है कि जब उन्हें पता चला कि बच्चों को येलो डीमन सिकनेस थी, तभी साफ हो गया था ये बीमारी ऐसे ही जुग्गी से शहर तक नहीं फैल सकती। जरूर कोई गंदा खेल खेला जा रहा है। उसका डॉक्टर दोस्त उसे पहले ही इशारा कर देता है। जैम ने भी समझ लिया था कि बच्चों को रिसर्च के लिए उठाया जा रहा है, इलाज खोजने की कोशिश में। नलगावा बात करने के मूड में नहीं होता तो निक हमला करता है। बूढ़ा डॉक्टर उसके हर वार को पकड़ लेता है, लेकिन निक एक जोरदार लात मारता है जिससे छत टूट जाती है और दोनों नीचे गोदाम में गिर जाते हैं। बाकी टीम भी पहुंच जाती है। जैम पूछता है कि वो इतना नीचे क्यों गिर गया। नलगाफा कहता है कि वो सब अपनी बेटी के लिए कर रहा है। जैम बताता है कि येलो डीमन सिकनेस एक ऐसी बीमारी है जो गलती से भी लग सकती है। उसकी बेटी ने एक मरीज के सैंपल से ये पकड़ ली थी जब वो अपने पिता जैसा बनना चाहती थी। लोग बिना सोचे समझे बात फैलाते रहते हैं। बूढ़ा डॉक्टर टूट जाता है और चिल्लाता है कि उसकी बेटी को क्यों मरना पड़ा। वो कहता है कि अब वो इलाज ढूंढने के लिए जितने बच्चों की जरूरत पड़े कुर्बान करेगा। जैम को दुख होता है। वो पूछता है कि क्या उसे उस छोटी लड़की की याद भी है जिसकी जान उसने ली। डॉक्टर चुप हो जाता है। जैम बताता है कि जब वो उसकी लाश घर लेकर गया था तो उसके माता पिता कैसे रो रहे थे। पूरा मोहल्ला दुख में डूबा था कि हर बच्चा किसी का अपना होता है, जैसे उसकी बेटी थी। नलगावा माफी मांगता है। वो कहता है कि एक प्रीस्ट से मिलकर उसने सहारा लिया था और उसी रास्ते पर चल पड़ा। जैम याद दिलाता है कि उसने अपनी क्लिनिक से कई लोगों की जान बचाई और लोग उसे असली डॉक्टर मानते थे। डॉक्टर हंसता है, फिर खून खांसता है और कहता है कि उसे रोकने से सब ठीक नहीं होगा। जैम कहता है कि वो जो भी आएगा एक एक कदम संभालेगा। तभी किजुना को अचानक खतरे का एहसास होता है। वो सबको चेतावनी देता है, लेकिन उसी पल एक तेज रोशनी की किरण आती है और बूढ़े डॉक्टर के सीने को चीर देती है। वो एक सफेद मुखौटा पहने नाइट खड़ा होता है और डॉक्टर को हमेशा की नींद लेने को कहता है। वो कहता है कि वो उसे बचाने आया था, लेकिन बीच में ऑर्डर बदल गए। फिर वो घमंड से बताता है कि उसने उनका कीमती इल्यूजन किंग का पत्थर तोड़ दिया जो बहुत महंगा था। नलगावा शांत रहता है और कहता है कि जिस पल उसने पकड़े जाने का फैसला किया था उसी पल उसकी किस्मत तय हो गई थी। जब जैम उसके पास जाने की कोशिश करता है तो व्हाइट मास्क उसे टेलीपैथी से दूर फेंक देता है। वो कहता है कि दुश्मनों पर तरस खाने का कोई मतलब नहीं और पहले खुद को बचाना सीखो। कैरन और तियाना मदद के लिए दौड़ती हैं, लेकिन व्हाइट मास्क इतनी तेजी से हिलता है कि उनकी आंखें उनका पीछा नहीं कर पाती। वो दोनों को ऐसे दूर फेंक देता है जैसे वो बहुत ही हल्की हो। जैम डॉक्टर को हील करने की कोशिश करता है, लेकिन व्हाइट मास्क कहता है कि जैम हमेशा वही गलती करता है। वो अपने साथियों को पहले नहीं रखता। वो उसकी काइंडनेस को सेल्फिश जरूर बताता है और कहता है कि यही सोच एक दिन उसे और उसके दोस्तों को खत्म कर देगी। निक कहता है कि उन्हें यूनियन इस्तेमाल करना होगा, लेकिन वो देखता है कि सब पहले से ही बहुत कमजोर है। तब ओलिविया आगे आती है और कहती है कि वो थोड़ा समय संभाल लेगी ताकि वो फैसला कर सके। जैम इशारा करता है और ओलिविया सीधा व्हाइट मास्क पर टूट पड़ती है। वो तेजी से वार करती है और उसका मास्क चटक जाता है। व्हाइट मास्क पीछे हटता है। व्हाइट मास्क खुद को हील करने लगता है। ओलिविया समझ जाती है कि उसके पुराने गियर को तोड़ना आसान नहीं है। तभी निक और जैम अपनी ताकत मिलाते हैं। पहली बार व्हाइट मास्क घबराता है और ग्रेविटी मैजिक से ओलिविया को जमीन पर दबा देता है। फिर वो भारी तलवार से निक को कुचलने की कोशिश करता है। निक स्पीड वाला तरीका अपनाता है और हवा में छलांग लगाकर हमला करता है। ओलिविया महसूस करती है कि दबाव कम हो गया है और वो ग्रेविटी से बाहर निकल आती है। व्हाइट मास्क निक पर ध्यान देता है। तभी ओलिविया तेज रफ्तार से एक बड़ा पत्थर उसकी तरफ फेंकती है। वो मुश्किल से बचता है। फिर वो निक को पकड़ लेता है और सोचता है कि जीत गया। तभी किजुना उड़कर उसके चेहरे पर लगता है। व्हाइट मास्क उसे निकाल देता है और कहता है कि आज के लिए इतना काफी है। फिर वो जोरदार धमाके के साथ वहां से चला जाता है। सब मलबे से बाहर निकल आते हैं। जैम तुरंत डॉक्टर के पास जाता है। बूढ़ा बताता है कि उसे खुद येलो सिकनेस है
है और वो ज्यादा दिन नहीं बचेगा। इमारत गिरने लगती है और किजुना सबको जल्दी बाहर निकलने को कहता है। वो सब लोग भाग जाते हैं। अगले दिन जैम एक अच्छे इंसान को खोने का दुख मनाता है। निक उसे संभालता है। कैरन कहती है कि उसने पूरी कोशिश की। थोड़ी देर बाद वो सब फिर साथ बैठते हैं। किजुना कहता है कि बड़ा केस खत्म हो गया, लेकिन ओलिविया याद दिलाती है कि व्हाइट मास्क किसी बड़े ग्रुप का हिस्सा था। कोई ऊपर बैठा बस चला रहा है। उनके पास पुराने हथियारों का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है और वो कभी भी शहर में किओस फैला सकते हैं। निक ओलिविया से पूछता है कि वो असल में है कौन। वो हंसती है और बताती है कि जैसे कि जुना सॉर्ड ऑफ बॉन्ड्स है, वैसे वो सॉर्ड ऑफ वॉर है। उस दिन के बाद सर्वाइवर्स ज्यादा समय आराम में बिताते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि व्हाइट मास्क के सामने वो कितने कमजोर थे। निक एक टूटी पुरानी तलवार को देखते हुए अपने बचपन को याद करता है। वो अपने माता पिता के साथ एक गाड़ी में बैठा था और अपने अंकल अर्गस के घर जा रहा था। अचानक उसके पिता चुप हो गए। उसकी माँ ने उसे छिपे हुए खाने में धक्का दे दिया और कहा कि वो उससे बहुत प्यार करते हैं। बाहर तलवारों की आवाजें आ रही थी। कोई चिल्ला रहा था कि अर्गस ने धोखा दिया। निक छिपा रहता है। एक मोटा आदमी पैसे लेकर चला जाता है और पीछे हिस्से को भी जांचता है। निक बच जाता है, लेकिन आगे उसे एक बड़े आदमी का सामना करना पड़ता है जिसके हाथ में चाकू होता है। वो आंखें बंद कर लेता है। तभी वो बड़ा आदमी उस मोटे को मार देता है और धीरे से माफी मांगता है। बाद में निक को पता चलता है कि वही उसका अंकल अर्गस है। निक उसका स्टूडेंट बन जाता है। उसे अफसोस होता है कि वो अपने माता पिता को नहीं बचा पाया। वो सोचता रहता है कि वो क्या कर सकता है। रात में वो बिस्तर पर लेटा यही बात सोचता रहता है और धीरे धीरे नींद में चला जाता है। वो बारिश की तेज आवाज से जागता है। पास में एगेट गाना गा रही होती है। वो जो छाता उसने उसे दिया था उसे ऐसा छोड़ देता है कि वो उसके सिर पर आ गिरता है। दोनों एक ही छाते के नीचे खड़े हो जाते हैं। रात भर वो शांत माहौल में साथ बैठे रहते हैं और धीरे धीरे बातें करते रहते हैं। उधर जैम डॉक्टर नलगावा की क्लिनिक संभाल रहा है। वो झुग्गी इलाके के लोगों का इलाज करता है जिन्हें सच में मदद की जरूरत है। लोगों की मदद करके उसे सच्ची खुशी मिलती है। उसे समझ में आ जाता है कि वो डॉक्टर से नफरत नहीं कर सकता। जब वो एक मरीज के चेहरे पर मुस्कान देखता है तो वो अपनी शेल्फिश चाहत को भी मान लेता है। टियाना अपने घर पर कई रातों तक सो नहीं पाती। वो अपनी जिंदगी के बारे में सोचती रहती है। वो शर्त जीतती रहती है और उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन उसे अंदर से खाली खाली लगता है। एक दिन वो एक काफी अच्छा सूप चखती है। उसे एक खास दोस्त की याद आ जाती है जिसे वो सूप बहुत पसंद आता है। अगले दिन कैरन सबसे मिलती है और पूछती है कि सब ठीक है या नहीं। किजुना देखता है कि जिम अपने खाली समय में क्या कर रहा है। वो उसे उनकी पुरानी रूल याद दिलाता है कि वो एक दूसरों की निजी बातें में दखल नहीं देंगे। अब वही रूल उन्हें थोड़ा दूर कर रहा है। काम खत्म होने के बाद सब अलग अलग हो गए थे। उस रात किजुना क्लिनिक में जेम से मिलने आता है। जेम उसे जाने को कहता है। किजुना कहता है कि वो उसकी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहता, बस इस इलाके में सावधान रहना चाहता है। अगली सुबह कैरन भी आती है। किजुना माहौल हल्का करने की कोशिश करता है, लेकिन अब कैरन को पता चलता है कि उन्होंने उसके बिना नाश्ता कर लिया है, तो वो नाराज हो जाती है। वो गुस्से में सड़कों पर चली जाती है। उसके दिमाग में कालियोस की याद नहीं निकल रही होती। तभी वो एक छोटी लड़की को उसी तरह ठगे जाते देखती है जैसे कभी उसके साथ कुछ हुआ था। वो उसे खराब दुकानदार को डांट देती है। थोड़ी देर बाद निक और बाकी लोग उससे मिलते हैं और उसे फेस्टिवल चलने को कहते हैं। टियाना कहती है कि वहाँ अच्छा खाना मिलेगा। ये सुनते ही कैरन मान जाती है। दोस्तों के साथ समय बिताकर उसका गुस्सा कम हो जाता है। वो कहती है कि वो एक ड्रैगनविंड होने के नाते इंसानों के साथ खड़ी रहेगी और दुनिया को बचाने में मदद करेगी। तभी ओलिविया तेजी से आती है और कहती है कि डीमन लॉर्ड वापस आ रहा है और व्हाइट मास्क भी शामिल है। फिर वो खुद ही मान लेती है कि ये सब उसके दिमाग की बात थी और उसका असली हुनर बस फेक न्यूज बनना है। सबको साथ देकर कैरन की आंखें भर आती हैं। वो मानते कि वो अपनी खोई हुई ड्रैगन किंग स्टोन के बारे में अकेले सोचती रही। चाहे वो दोस्तों के साथ हंस रही थी, टियाना कहती है कि वो उसे ढूंढने जा सकती है, लेकिन इस बार पूरी टीम के साथ जाएगी। अगर वो अपने काम को टीम का जॉब बना दे तो उनके रूल लागू नहीं होंगे। निक कहता है कि सर्वाइवर्स किसी जॉब से नहीं डरते। ये सुनकर कैरन खुश हो जाती है। सब लोग हाथ उठाकर ऐसे खड़े होते हैं जैसे ग्रुप फोटो ले रहा हो। तभी आसमान में आतिशबाजी शुरू हो जाती है। वो सब साथ खड़े होकर रोशनी से भरे आसमान को देखते हैं। उनके बीच फिर से भरोसा लौट आता है। यहीं पर स्टोरी एंड होती है।